अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? अच्छा जी, बस ठीक है। उसको बोलना है मुझे पानी और कहवा दे देगी, ठीक है? बैठ जाओ मेरे बच्चों। अच्छा जी, सीन कुछ ऐसा है कि यार आज जो है वो शायद रेगुलर रिफ्रेशर की मर्ज क्लास है, ऐसे ही। और इससे पहले हम रेगुलर वालों को लेके चल रहे थे, हमारा कंफर्मेशन का चैप्टर चल रहा था, तो उसमें हमारी 2 क्लासें बाकी हैं, ठीक है? तो अब सीधी सी बात है, चूंकि इन्होंने अभी से ज्वाइन किया है, तो वो 2 क्लासें मैं तुम लोगों को अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? एक इस वीक में रख लेंगे, एक अगली वीक के स्टार्ट पे रख लेंगे, ठीक है? इन द मीनवाइल हम नया स्टैंडर्ड स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? रिलेटेड पार्टी का, ठीक है जी? हम रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी? अच्छा जी, अच्छा भाई, ऑनलाइन वालों, रिफ्रेशर वालों, जो जिस कॉलेज से आया, जहां से भी आया, थोड़ा सा अटेंटिव रहना, थोड़ा सा एक्टिव रहना, ठीक है जी? सवाल जवाब क्लास में होते रहेंगे, ठीक है जी? तो थोड़ा एक्टिव रहना है, ठीक है? अच्छा जी, जल्दी से आ जाओ यार। अच्छा, आइए साथ स्वैप कर रहे होंगे आकाश के साथ, ठीक है ना? अच्छा, मेरे साथ आप जो है वो थोड़े से अलग स्टैंडर्ड्स लेके चल रहे होंगे, ऐसे? अच्छा जी, जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी, शाबाश 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 शाबाश, जल्दी जल्दी। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। करें शुरू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, रिलेटेड पार्टीज के ऊपर ना आईजा से पहले एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, IS 24। अनफॉर्चुनेटली IS 24 किसी जगह पे भी नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि वो कैफ के कोर्स में नहीं है, और CA फाइनल में IS 24 पे सवाल नहीं बन सकता, क्योंकि डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है, नॉर्मल सा छोटा सा स्टैंडर्ड है, उस पर सवाल नहीं बन सकता। तो ये स्टैंडर्ड ना कोई पढ़ता ही नहीं है, कोई हाथ ही नहीं डालता स्टैंडर्ड को, ठीक है जी? लेकिन सर ऑडिट में इसकी ठीक ठाक सिग्निफिकेंस है। आई कैप के फेवरेट स्टैंडर्ड्स में से एक स्टैंडर्ड है, ठीक ठाक सवाल इस पे पास में आए हुए हैं, ठीक है जी? तो दो एस्पेक्ट्स इसको कवर करना है। इसी में तुमने जो है वो इसकी अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स भी देखनी है, और इसी में इससे रिलेटेड ऑडिट इम्प्लीकेशंस भी देखनी है, दोनों चीजें आपने देखनी है, ठीक है जी? अच्छा जी, मेरी तस्वीर नहीं आ रही है? अब आ रही है तस्वीर मेरी? अब भी नहीं आ रही? नहीं आ रही अब भी? अच्छा, छत आ रही है, एक सेकंड। ये लगा हुआ कैमरा, लगा हुआ? चलो जी, अब आना शुरू हो गई तस्वीर। अच्छा जी, सुनिएगा दोस्त, देखिए सर, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटेड पार्टीज क्या है। हम पूरा ऑडिट का स्टैंडर्ड पढ़ लेते हैं, रिलेटेड पार्टीज हमें पता ही नहीं होती है क्या। हमें रिलेटेड पार्टी ऐसे पढ़ाया जाता है, बेटा पेरेंट हमारी रिलेटेड पार्टी है, सब्सिडरी हमारी रिलेटेड पार्टी है, एसोसिएट हमारी रिलेटेड पार्टी है, मेजर शेयर होल्डर हमारी रिलेटेड पार्टी है। नहीं सर, रिलेटेड पार्टी की एक प्रॉपर डेफिनेशन है स्टैंडर्ड में, ठीक है जी? अनफॉर्चुनेटली हम वो डेफिनेशन पढ़ते नहीं है, और फिर उसके बाद एग्जाम में जो भी सिनेरियो आए, जैसा भी सिनेरियो आए, हम सबको क्या ट्रीट करते हैं? रिलेटेड पार्टी। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों, ऐसा नहीं है। रिलेटेड पार्टी की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, हर कंपनी जो आपसे लिंक्ड है वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताओ, ये स्टैंडर्ड हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्यों आइजा को एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बनाना पड़ा रिलेटेड पार्टीज के लिए? क्या क्या जरूरत है इसकी? मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूँ सर, सुनिएगा दोस्त। मैं दो दो छोटी सी एग्जांपल्स तुम्हारे सामने रखता हूँ, अच्छे से तुमने उसको देखना है। सुनिएगा दोस्त, एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपनी ने सेल्स दिखाई 200 रुपयों की, 200 मिलियन रुपए की। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिखाई 150 मिलियन की। कितने रुपए का सर उसका GP आया? 50 रुपए का। इस GP के बाद उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिखाया, इसमें सर 40 रुपए की, ठीक है जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाया हमने 15 रुपए का, ठीक है जी? हमारे पास क्या आ गया? लॉस आ गया, कितने का जी? 5 रुपए का, ठीक है जी? गौर सुनना, यह है मेरी कंपनी ए, लॉस है इस कंपनी में। इस कंपनी ने अपनी पेरेंट कंपनी से रिक्वेस्ट की,
क्या की? रिक्वेस्ट की कि मुझे आप हेल्प आउट करें, मैं लॉस में उस वक्त, मुझे यहाँ प्रॉफिट दिखाना है, ठीक है जी। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर इस सब्सिडरी ने प्रॉफिट दिखाया तो ये कंपनी दुबई स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रही, ठीक है जी। तो लॉस मेकिंग नहीं हो सकती है, हमने एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना है ताकि इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा एवेन्यू बन सके इन्वेस्टमेंट करने का। मैंने अपने पेरेंट कंपनी से कहा कि आप एक काम करें, मैं आपको 10 रुपए की एक चीज बेचने जा रहा हूं। कितने की? 10 रुपए की। आप मुझसे वो 200 रुपए की खरीद लें। कितने की? तो पेरेंट कंपनी ने क्या किया, 200 रुपए की एक चीज खरीदी, इसकी सेल्स कितनी हो गई? 400। चीज कितने की थी? 10 रुपए की। तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना बढ़ गया? 10 रुपए वाली चीज हमने अपने पेरेंट को कितने की बेची? 200 रुपयों की बेची। सर मेरे पास कितने आ गए? 240। सर मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस 40 का, इंटरेस्ट 15 रुपए का, कितने आ गए सर मेरे पास प्रॉफिट? 185। सर 5 रुपए का लॉस कन्वर्ट हो गया किसमें? 185 रुपए के प्रॉफिट में। ऐसा तो मुझे एक बात बताओ, ये आप अपने पेरेंट के अलावा किसी और कंपनी के साथ इस तरह की ट्रेड कर सकते थे? कोई एक इंडिपेंडेंट कंपनी आपसे 10 रुपए की चीज 200 रुपए में खरीदती? नहीं। इसका मतलब आप अपने रिजल्ट्स मैनिपुलेट कर सकते हो अगर आपकी पेरेंट कंपनी यानी रिलेटेड पार्टी आपके साथ इस तरह की ट्रांजैक्शन करने को तैयार है। क्या एक इंडिपेंडेंट कंपनी इस तरह की ट्रांजैक्शन करेगी? नहीं। तो मुझे बताओ, रिलेटेड पार्टी की प्रेजेंस आपको नहीं लगता एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है? तो आपको नहीं लगता कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने इसके लिए पूरा चैप्टर बनाया कि जब तुम किसी कंपनी में जाओ, उधर रिलेटेड पार्टीज देखो, तो तुमने एक तो कान खड़े कर लेने, चौकन्ने हो जाना है, और फिर एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर्स करने। पूरा स्टैंडर्ड इसके ऊपर बना। क्यों? क्योंकि इसकी प्रेजेंस इतना बड़ा मसला है कि जहां रिलेटेड पार्टीज प्रेजेंट हैं, ऑडिटर शक में आ जाता है कि यार कोई ना कोई मसला पीछे ना, कोई ना कोई ऐसी ट्रांजेक्शन ना हुई हो जो मामला को क्या करे, खराब करे। मुझे पता है इसमें मसला क्या है। 10 रुपए की चीज हमने बेची है ना 200 रुपए में, सामने वाली कंपनी पे भी कर रही है, मसला क्या है? सर क्या वाकई कंपनी का रिकरिंग प्रॉफिट 185 रुपए का है? क्या कंपनी वाकई लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। अच्छा, अब और तो सुनना दोस्त, एक छोटी सी एग्जांपल और। एक कंपनी है, मैं पता नहीं नाम लूं उसका नहीं लूं, ठीक है जी, पब्लिक इंफॉर्मेशन है दो, ठीक है जी। सुनना, सुनो। एक कंपनी है से ABC, बंद करके मैं तुम लोगों को बता दिया, ठीक है, ऑनलाइन वालों सॉरी। एक कंपनी ABC, ठीक है, और सुनना। उसकी ना बहुत सारी सब्सिडरीज हैं। क्या सब्सिडरीज हैं? सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2, सब्सिडरी 3, सब्सिडरी 4, सब्सिडरी 5। एक छोटी सी उसकी NGO भी है एक, ऐसा NGO भी उसकी सब्सिडरीज भी हैं लाइन से। इन तमाम सब्सिडरीज को पेरेंट की तरफ से हुक्म है कि तुम जो प्रॉफिट कमाओगे उसका 10% NGO को दे दोगे। किसको? 10% इस NGO को दे दोगे। गौर सुनना, 10% किसको दे दोगे? इस NGO को दे दोगे। अच्छा, NGO को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से फायदा क्या? सीधी सी बात है, जितनी सब्सिडरीज इस NGO को अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन अमाउंट देंगी, इनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। टैक्स क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट समझते हो? आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, इतना बड़ा फायदा, ठीक है जी। अच्छा मुझे बताओ सर हुआ क्या? इन सब ने अपना प्रॉफिट का 10% निकाला, इस NGO को दे दिया। मुझे बताओ सारे पैसे कहां जमा हो गए? NGO की इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है। NGO की इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है। अब बताओ, NGO का एक ऑब्जेक्टिव होता होगा कि आपने ये पैसे कहीं ऐसी जगह पे खर्च करने जो वाकई वेलफेयर के लिए हो। इस NGO ने, अजीब बात सुनना, इस NGO ने पैसा उठा के पेरेंट कंपनी को लोन के तौर पे दे दिया, ठीक है जी, लोन के तौर पे दे दिया एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट, ना होने के बराबर सूद का रेट, ठीक है जी। क्या NGO के ऑपरेशन इस तरह हो सकते हैं कि वो लोगों को लोन देती फिरे? हैं? नहीं हो सकते ना। अब सुनना जरा दोस्त, मुझे एक बात बताएं, हमारे यहाँ पे जो है ना वो NGO का ऑडिट करने के लिए कोई बड़ी फर्म्स हाथ नहीं डालती। क्यों? ऐसे नहीं देता कोई। तो NGO के ऑडिट जनरली किससे करवाए जाते हैं? छोटी मोटी टुच्ची फर्म से। हमें इतना था कि यार कोई हल्की सी फर्म आएगी, मामला निकल जाएगा। मुझे बताओ सर, सारे का सारा प्रॉफिट घूम के पेरेंट कंपनी की जेब में आ गया बगैर टैक्स लगे, ऐसा एक अच्छा खासा टैक्स सेव हुआ। मुझे एक चीज ये बताओ, मैं अगर आपसे फिर पूछूं, ये पॉसिबल हुआ ही कैसे? क्योंकि रिलेटेड पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। रिलेटेड पार्टीज ना होती ये वाला मामला नहीं होता, रिलेटेड पार्टीज हैं तो ये वाला मामला हो रहा है। अच्छा, मैं फिर एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा तुम्हें, दिखेगा नहीं कोई भी, दिखेगा नहीं कोई भी।
ये है पाकिस्तान, ये है यूके। और तो सुनो मेरे बच्चों, सर यूके में हमारी एक पेरेंट कंपनी है, ठीक है जी, एक सब्सिडरी है पाकिस्तान में। गौर से सुनना सर, मैंने ना यूके से गुड्स भेजनी है पाकिस्तान, ठीक है जी। कस्टमर मेरा कहाँ मौजूद है? पाकिस्तान में। मैं एक फार्मा कंपनी हूँ। क्या हूँ? फार्मा कंपनी। यूके का टैक्स रेट है 50%। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। यूके का टैक्स रेट कितना है? 50%। पाकिस्तान में टैक्स रेट कितना है? 30%। हमने यूके में एक दवाई डेवलप की, ठीक है। दवाई की कॉस्ट थी $10, या दवाई की कॉस्ट थी $100। कितने? $100 या 100 पाउंड। डन। हमने क्या किया सर, ये 100 रुपए कह लो। हमने क्या किया सर, यूके वाली सब्सिडरी ने पाकिस्तानी सब्सिडरी को ये 10 रुपए में बेच दी। कितने में? कितने में बेची? बताओ। यूके सब्सिडरी को लॉस हो गया कितने का? 90 रुपए का। 90 रुपए का लॉस हुआ। बताओ पाकिस्तानी सब्सिडरी को कितने की पड़ी? 10 रुपए की पड़ी। इसने सर इस कस्टमर को 150 रुपए में बेच दी। कितने में? 150 रुपए में बेची मेरे प्यारे बच्चों। 10 रुपए की खरीदी थी तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 140 पे। ये कितना टैक्स पे करेगा? कितना होगा? 52। गौर तो सुनना, 90 का लॉस आया इधर। मुंह से नहीं गिनो ना, कैलकुलेटर यूज कर लो ना भाई। 42 का टैक्स पे किया। यूके में बनी कितने की थी ये चीज? यूके ने बेची कितने में? इसका मतलब है यूके ने जानबूझ के लॉस बुक किया। यूके वाली कंपनी ने कितने का? 90 रुपए का। पाकिस्तान में कितने की आई? 10 रुपए की। पाकिस्तानी कंपनी ने कस्टमर को कितने की बेची? 150 रुपए में। 140 कमाए। टैक्स दिया कितने का? 42 रुपीज का। कितने का? 42 रुपीज का। यूके वाली कंपनी ने इस 90 रुपए के लॉस को जाके क्लेम किया। जब क्लेम करने गई तो यूके का टैक्स रेट कितना है? जब आप प्रॉफिट कमाते हो तो एफबीआर को टैक्स दे दो, जब लॉस आता है तो आपको टैक्स सेव होता है। ये लॉस में अपने किसी बाकी के प्रोजेक्ट में जो यूके में काम कर रहा हूँ वहां से सेट ऑफ कर लूंगा तो मेरी टैक्स क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगा। ऐसा ये 90 रुपए का लॉस में कहीं यूटिलाइज करके टैक्स बचा सकता हूँ। अच्छा, किस रेट से टैक्स बचेगा? कितने? ऐसा 42 रुपए का टैक्स दे रहा हूं, 45 रुपए का टैक्स बचा रहा हूं। अब बताओ पूरी ट्रांजैक्शन में हमने किया क्या? कस्टमर को गुड्स बेची है कितने की? 150 की। 150 की बेची है ना हमने। बनाई कितने की थी? 100 रुपए की। फायदा कितने का हुआ? और बजाय टैक्स देने के टैक्स ले रहे हैं। मुझे बताओ ये सारी बेगैरती कब पॉसिबल है? जब रिलेटेड पार्टी हो। तो इसका मतलब है रिलेटेड पार्टी की प्रेजेंस। जैसे ही ऑडिटर जाएगा तो ऑडिटर को क्या करना है सर? प्रोफेशनली उसको ठीक ठाक स्केप्टिकल हो जाना है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी की प्रेजेंस ही फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। ऐसा तो बताओ क्या रिलेटेड पार्टी कुछ भी नहीं कर? रिलेटेड पार्टी एक जगह मौजूद है, स्टैंडर्ड ने कहा भाई इसके लिए पूरा स्टैंडर्ड अप्लाई करना है, आपने क्या करना है? अब बताओ सर, रिलेटेड पार्टी एक इंपॉर्टेंट मैटर है। क्या वाकई इसके ऊपर इस पे आईएसबी ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं पूरे, आईएएसबी ने, ये कोई वाकई मतलब लॉजिकल बात है? हाँ सर। तो हमने क्या करना है सर? हमने इस रिलेटेड पार्टी के स्टैंडर्ड को इस नीयत से पढ़ना है, इस नीयत से पढ़ना है कि इस पूरे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस और स्पेसिफिक एंटिटीज के लिए हैं, क्योंकि वहां फ्रॉड रिस्क फैक्टर सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। तो सर उनमें से एक स्टैंडर्ड कौन सा है? रिलेटेड पार्टी। ऐसा है? ये बात समझ आती है? तो बताओ रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड अलग से डालने की क्या जरूरत? क्योंकि सर रिलेटेड पार्टी की प्रेजेंस ही एक बहुत बड़ा फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। तो ऑडिटर को इन रिस्पॉन्स जो प्रोसीजर्स करने वो इस स्टैंडर्ड में लिखे हुए। डन। वो कॉपी करने की जरूरत है क्या तुम लोगों को? बेटा जितने सिनेरियोज मैंने डिस्कस किए ना, ये सब सीए फाइनल के पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। और आपके एग्जामिनर की बहुत गंदी आदत है, वो क्या करता है? ऊपर से सवाल उठाता है और नीचे जा उठा के कुछ चीजें चेंज करके एक दो अड्डियां कम करके वो डाल देता है, ठीक है जी। बिल्कुल बेटा, नोटिंग शेयर करता हूं मैं एंड पे। लेकिन देखो सुनो, मैं थोड़ा रिफ्रेशर वालों को एड्रेस करूंगा जिनका पेपर रुका है। इस सब्जेक्ट को पढ़ाने की ना दो अप्रोचेज है। कुछ ना लिखो, पूरा ऑडिट दिमाग से चलता है। सबसे फजूल बात, कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें कॉमन सेंस है। रबिश। आपको चीजें याद करनी है, ये चीजें ध्यान में डाल दो,
ठीक है ना, कुछ चीजें आपको याद करनी है, कुछ चीजें आपको समझनी है। ऐसे नहीं हो सकता कि मेरे सामने एक फिल्म चल रही है, वो रजनीकांत की फिल्म थोड़ी है कि बाद में मुझसे सवाल होगा बताओ रजनीकांत कितने फ्लोर की बिल्डिंग से उसने छलांग लगाई। मैं बता ही नहीं पाऊंगा, मैं क्या कहूंगा, छलांग लगाई थी। ठीक है, तो ऑडिट प्रोसीजर्स आपको याद करने, चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरा ये है कि सब कुछ याद कर लो, यहां से यहां तक, वहां से वहां तक, ऐसे अप्रोच पे भी नहीं चलेगा। दोनों चीजें करनी है, चीजें याद करनी है, फिर उनको अप्लाई करना भी आना चाहिए। ठीक है, आप कितने टॉपिक्स करवाएंगे? तकरीबन लास्ट टाइम मेरे एरिया से 63 मार्क्स का पेपर आया था, उससे पिछले टाइम में मेरे एरिया से 54 मार्क्स का पेपर आया था। तो आप कह लो 50-50 हम दोनों के पास सेफली। ठीक है जी, कोड ऑफ एथिक्स है, कंफर्मेशन है मेरे पास, रिलेटेड पार्टी है, मेरे पास सब्सीक्वेंट इवेंट है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, 600 की पूरी सीरीज है, रिव्यू है, कंपनी लॉ है। ठीक है, बस ये दोनों आकाश करवाएगा। शाहजेब, अच्छा जी, एक बच्चा पूछा सेटअप में चेंजेस क्या आई है? सेटअप में एक स्टैंडर्ड ऐड हुआ है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड ऐड हुआ है, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल का एक स्टैंडर्ड ऐड हुआ है बस। ठीक है ना, दूसरा ये कि आई कैप की ग्रिड चेंज हुई है। ठीक है ना, ग्रिड में जो छोटी ग्रिड्स थी ना, आई कैप ने तोड़ के बड़ी ग्रिड्स बना दी। इससे फायदा क्या होगा? एक ग्रिड है जिसमें दो टॉपिक आते हैं, सब्सीक्वेंट इवेंट और रिलेटेड पार्टीज। ठीक है जी, दोनों ग्रिड के टोटल मार्क्स हैं 10। मिसाल दे रहा हूं, तो अगर रिलेटेड पार्टी पे सवाल आ गया 8 नंबर का, तो सब्सीक्वेंट इवेंट पे 2 नंबर से ज्यादा का सवाल नहीं आ सकता। ऐसा तो अब लोगों का रट्टा लग गया कि या तो इस पे सवाल आएगा या इस पे आएगा। 5-5 नंबर का सवाल जनरली पूछता नहीं है वो। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, आई कैप ने क्या किया? एक बड़ी ग्रेड में डाल दिया इनको, बड़ी ग्रेड में रख दिया 8 टॉपिक्स। अब इसका मतलब क्या है? कुछ भी आई कैप पूछ सकता है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि कोर्स के कंटेंट चेंज हो गए। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपको इसके लिए रिफ्रेशर लेना चाहिए। ठीक है जी, रिफ्रेशर इसलिए नहीं लो कि ग्रिड चेंज हुई है। ठीक है ना, मार्केट में लोगों को चाचा मामू बनाने के 1000 तरीके चल, कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो ग्रिड चेंज हो गया, दोबारा ले लें क्लासेस। नहीं, अगर आपको क्लासेस की वैल्यू लगती है आप क्लास लें, आपकी नॉलेज बेस इंक्रीज होती है तो क्लास लें, अदरवाइज क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं बेटा, ऑनेस्ट टू गॉड आपको बता रहा हूं। ठीक है जी, पढ़े हम आगे। इसमें लिखोगे क्या तुम? अच्छा, नहीं, तुम लोगों ने लिखना है ताकि तुम्हें अपनी लिखी हुई चीजें याद रहे। दूंगा मैं आपको, ये मेरा वादा है आपसे, अभी अभी दूं, क्लास के एंड भी दे दूं, लेकिन अपनी लिखी हुई चीजें इंसान को याद रहती है। करवा दिया आकाश ने, आकाश करवाएगा शाहजेब इसको। भाई इतना मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, सुकून तसल्ली से बैठ जाओ, जहां से भी पढ़कर आ रहे हो तुम्हें एक वाज़ेह डिफरेंस फील होगा। हम ऑडिट पढ़ाते हैं, बेचते नहीं है। ठीक है, सुकून से बैठ जाओ। सेठे जी, बड़े आगे हम बना लिया ना ये। अच्छा जी, सुनिएगा दोस्त, अब मेरी तरह रिक्वेस्ट है, तसल्ली से आपने इसको सुनना है। दो चीजें देखो, वो पार्टीज जो आपको इन्फ्लुएंस करें वो रिलेटेड पार्टीज है। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? आपके डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म को हिट करें, इन्फ्लुएंस करें, ऐसा। तो वो कौन सी पार्टीज हो सकती है? ये एक जनरल डेफिनेशन, ये एक जनरल डेफिनेशन। हमारी पेरेंट कंपनी हो सकती है, हमारी सब्सिडरी हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। सर जब इतनी जनरल चीजें हो जाती है ना, तो फिर लॉ को डिफाइन करना पड़ता है कि व्हाट एक्चुअली इज अ रिलेटेड पार्टी।
ठीक है जी। आमतौर पे हम कहते हैं जी हमारी पेरेंट कंपनी, सब्सिडरीज, ग्रुप मेंबर्स। मैं अगर थोड़ी सी इजाजत लेके आपसे इधर एक छोटा सा ग्रुप बनाऊं, मुझे बताए एक कंपनी है पेरेंट कंपनी, उसके नीचे एक सब्सिडरी है। चाहिए तो आइडिया ना पेरेंट और सब्सिडरी क्या होता है आइडिया ना। इस पेरेंट के पास इस सब्सिडरी के 50% से ज्यादा शेयर्स हैं। ठीक है सर, इसकी एक और सब्सिडरी है, इसकी एक और सब्सिडरी है, इसकी सब्सिडरीज हैं। ठीक है जी। एसोसिएट क्या होता है? जिसके आपने 20% शेयर्स ले लियो, 20 मोर देन नहीं है, 20% पे एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, 20% या उससे ज्यादा हो तो वो एसोसिएट बन गया। ठीक है। अच्छा जी, ज्वाइंट वेंचर बकवास। जो जाहिल ये सोचता है ज्वाइंट वेंचर 50% में बनता है, बकवास। ज्वाइंट वेंचर है क्या? और सुनना, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ छोटी मोटी टर्म्स। एक कंपनी है, नहीं सुनो, एक कंपनी है जिसको ए, बी और सी ओन करते हैं। ठीक है, ये कंपनी एक्स है। गौर से सुनना, ए के पास 40% शेयर्स हैं, बी और सी के पास 30% शेयर्स हैं। बता कंट्रोल कौन करता है इसको? कंट्रोल इसको कोई भी नहीं करता। कंट्रोल करने के लिए 50% प्लस शेयर्स चाहिए। इस कंपनी एक्स को मेरे बच्चों कंट्रोल कौन करता है? कोई भी कंट्रोल नहीं करता। कंट्रोल के लिए क्या चाहिए? 50% शेयर्स चाहिए ना, 50% प्लस शेयर्स। क्या किसी एक के पास भी 50% प्लस शेयर्स हैं? तो इसका मतलब है कंपनी एक्स को कोई भी कंट्रोल नहीं करता। मेजर शेयर होल्डर इसमें से कौन है? ए के पास 40% है तो ए की बात ज्यादा मानी जाती है, ए डिसीजंस में आगे होता है। बी और सी के पास होल्डिंग 30% है। बी और सी ने एक रिटर्न एग्रीमेंट किया। क्या किया? याद रखना, एक रिटर्न एग्रीमेंट किया कि आइंदा के बाद हमारी वोटिंग पावर को सिंगल काउंट किया जाए। आइंदा के बाद हमारी वोटिंग पावर को सिंगल काउंट किया जाए। तो मुझे बताओ, ये बी और सी ने एक ज्वाइंट वेंचर कर लिया। क्या कर लिया? ज्वाइंट वेंचर कर लिया। ज्वाइंट वेंचर के लिए जरूरी है कि क्यूमुलेटिव होल्डिंग 50% से ज्यादा हो। क्या इन दोनों की होल्डिंग 50% से ज्यादा है? तो बताओ, बी और सी ज्वाइंट वेंचरर्स हैं। क्या है? ज्वाइंट वेंचरर्स। इनका ज्वाइंट वेंचर कौन है? कंपनी एक्स इनका ज्वाइंट वेंचर है। कंपनी एक्स क्या है? ज्वाइंट वेंचर। ये दोनों क्या है? ज्वाइंट वेंचरर्स। ये क्या है? ज्वाइंट वेंचरर्स। ऐसा। अब मुझे एक बात बता, आइंदा के बाद कोई ज्वाइंट वेंचर का है और दिमाग में आए 50%, बकवास। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर का क्या मतलब है? दो नहीं, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर 50% से ज्यादा वोटिंग पावर जमा कर लें और एक रिटर्न एग्रीमेंट करें। कौन सा रिटर्न एग्रीमेंट करें? कि आइंदा के बाद एक कंपनी हमारी वोटिंग पावर को क्या काउंट करना? एक काउंट करना। हम में से कोई भी प्रेजेंट हो वो इंटाइटल्ड है वोट देने के लिए। ठीक है ना, हमारी एक 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 बंदा भी हमारी वोटिंग पावर एक्सरसाइज करने के लिए क्या है? इनफ है जी। फर्क क्या पड़ता है इससे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपस में आप लोग का जो अग्रीमेंट हो। कंपनी को आपने क्या कहना है? ट्रीट अस एज अ सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, कंट्रोल नहीं है हमारे पास। ये क्या है? मुझे बताओ, क्या एक्स सब्सिडरी बन गई बी और सी की? नहीं। एक्स क्या है? मैं बार बार क्या कह रहा हूं? ज्वाइंट वेंचर। सब्सिडरी के लिए जरूरी क्या है? एक ही बंदे के पास, इंडिविजुअल के पास 50% से ज्यादा होने चाहिए। डन। अब सुनो सुनो सुनो, आमतौर पे में पढ़ाया जाता है कि भाई पेरेंट कंपनी है, ठीक है जी, ये ज्वाइंट वेंचर इसका रिलेटेड पार्टी, सारी सब्सिडरीज रिलेटेड पार्टीज, एसोसिएट रिलेटेड पार्टीज, इस कंपनी की सब्सिडरी रिलेटेड पार्टी, ये पेरेंट के लिए सब सब्सिडरी है, ये सब आपस में रिलेटेड पार्टीज है। यही पढ़ाया जाता है ना हमें। हमें मतलब इस लेवल के लिए जितना पढ़ाया जाता है ना, वो यही होता है कि भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सवाल पेपर में आएगा, रिलेटेड पार्टी के स्टैंडर्ड से आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि रिलेटेड पार्टी ना हो। ठीक है जी, नहीं सर, फाइनल में होता है। फाइनल में आपको 4 केसेस देता है। वो कहता है इन 4 केसेस के अंदर 3 की ट्रांजेक्शन अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड है, एक की ट्रांजेक्शन अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज नहीं है। ठीक है ना, और पता चलता है वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो आपको रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन, उसकी बाउंड्री पता होनी चाहिए। हर कंपनी जो सवाल में दी हुई है वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। अब रिलेटेड पार्टी है क्या सर, वो सुनना प्यारे बच्चों, जरा तरीके से देखना है इसको। एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, एक कंपनी सी है। कंपनी ए
कंपनी बी को ओन करती है सब्सिडरी है कंपनी बी इसकी, ठीक है जी। कंपनी ए कंपनी सी को भी ओन करती है, ये भी इसकी सब्सिडरी है, दोनों सब्सिडरीज हैं। मुझे बताओ कंपनी ए के लिए ये भी रिलेटेड पार्टी, ये भी रिलेटेड पार्टी। मैं इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। मैं इंटरेस्टेड हूं क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टीज हैं। मेरे बच्चों बोर्ड पे देखना, स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि अगर कंपनी ए कंपनी बी को कंट्रोल करती है यानी सब्सिडरी है, यानी अच्छा, और कंपनी ए कंपनी सी को भी क्या करती है, ओन करती है, यानी सब्सिडरी है। दोनों जगह पे सब्सिडरी, पेरेंट बीच में, एक तरफ भी सब्सिडरी दूसरी तरफ भी सब्सिडरी, तो ये दोनों सब्सिडरीज आपस में क्या है, ये रिलेटेड पार्टीज हैं। क्या है ये, रिलेटेड पार्टीज। अब बताओ सर बी की रिलेटेड पार्टी कौन सी, सी बी और ए बी। सी की रिलेटेड पार्टीज कौन सी, ए और बी, ठीक है जी। ए की रिलेटेड पार्टीज तो बी और सी है ही, उस पर तो कोई मसला ही नहीं है ना। क्या बी और सी आपस में रिलेटेड पार्टीज हैं। बताओ जब बी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा तो उसमें ए और सी को रिलेटेड पार्टी दिखाएगा। क्या सी जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा उसमें ए और बी को रिलेटेड पार्टी दिखाएगा। हाँ सर। अब बताएं, गौर से सुनना सर, मैं यहां से सब्सिडरी काट रहा हूं। मैं कह रहा हूं जनाब ए बी को कंट्रोल करता है, सब्सिडरी है, लेकिन ए सी को ज्वाइंटली कंट्रोल करता है किसी और बंदे के साथ मिलके, से पी के साथ मिलके इस एंटिटी को ज्वाइंटली कंट्रोल करता है। मेरा सवाल है सर, गौर से सुनना, एक तरफ तो ए का एब्सोल्यूट कंट्रोल है, दूसरी तरफ कौन सा कंट्रोल है, ज्वाइंट कंट्रोल। सर मुझे बताएं एज पर ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या ए और बी आपस में रिलेटेड पार्टीज है। हाँ। क्या ए और सी आपस में रिलेटेड पार्टीज है। हाँ। मेरा सवाल यह है क्या बी और सी आपस में रिलेटेड पार्टीज हैं। स्टैंडर्ड ने दिया हमें एक चार्ट, स्टैंडर्ड ने कहा जनाब अगर कंपनी ए बी का ज्वाइंट वेंचर है, यानी कंपनी बी जो है वो ए के लिए ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है जी, और कंपनी सी उसकी रिलेटेड वो है सर सब्सिडरी है, यानी एक तरफ सब्सिडरी दूसरी तरफ ज्वाइंट वेंचर, यानी सर हमारे पास जो बी है वो सब्सिडरी है, सॉरी बी जो है वो हमारी सब्सिडरी है, बी सब्सिडरी है हमारी। सी क्या हमारा, सर तो स्टैंडर्ड कहता है जनाब ये भी रिलेटेड पार्टी है, ये भी क्या है जनाब। अब बताना आइंदा के बाद सर अगर मेरी एक पेरेंट कंपनी है उसका एक ज्वाइंट वेंचर है, मेरी एक पेरेंट कंपनी है उसका एक ज्वाइंट वेंचर है, तो क्या वो ज्वाइंट वेंचर मेरे लिए रिलेटेड पार्टी है। हाँ है सर, हाँ है। इसका मतलब है मेरा पेरेंट भी रिलेटेड पार्टी, मेरी पेरेंट की बाकी सब्सिडरीज भी रिलेटेड पार्टी, मेरी पेरेंट की बाकी ज्वाइंट वेंचर्स भी मेरे रिलेटेड पार्टी। ऐसा बी के पर्सपेक्टिव से देखो तो बी के लिए पेरेंट भी रिलेटेड पार्टी, पेरेंट की सब्सिडरीज भी रिलेटेड पार्टीज, और पेरेंट का अगर कोई ज्वाइंट वेंचर है वो भी बी के लिए रिलेटेड पार्टी। डन। गौर से देखना, इसके मैं यहां से ज्वाइंट कंट्रोल हटाऊं, गौर से देखना मेरे बच्चों, इधर रख दूं एसोसिएट। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ए बी को कंट्रोल करता है तो सर ए की सब्सिडरी हो गई बी, ठीक है जी। अच्छा ए जो है वो दूसरी तरफ सी को 20% ओन करता है, कितना 20% ओन करता है, यानी एसोसिएट है। तो मुझे बताओ सर कंपनी ए और बी आपस में रिलेटेड पार्टीज, कंपनी ए और सी आपस में रिलेटेड पार्टीज। मेरा सवाल ये कि बी और सी आपस में रिलेटेड पार्टीज हैं। हाँ हैं, हाँ हैं। उसका रीजन है, देखो जब भी एक एंटिटी दूसरे को कंट्रोल करती है ना, अकाउंटिंग ऑडिटिंग सब चीज के लिए ये एक एंटिटी ट्रीट होती है। ये क्या होती है, ये हम कहते हैं ग्रुप है। पेरेंट और सब्सिडरीज क्या है आपस में, ग्रुप है। ग्रुप की दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट है, कितने कंपनी में, कौन सी इन्वेस्टमेंट है, एसोसिएट। तो अगर ये एसोसिएट इसकी रिलेटेड पार्टी है तो इसकी भी रिलेटेड पार्टी। मैंने भी तुम्हें एक चीज बताई है, पेरेंट ने एक तरफ रखा हुआ कंट्रोल, पेरेंट ने एक तरफ रखा हुआ कंट्रोल, दूसरी तरफ कंट्रोल हो, दूसरी तरफ कंट्रोल हो तो दोनों रिलेटेड पार्टीज। कंट्रोल का मतलब है सब्सिडरी, फिर तो तीनों एक हो गई। दूसरी तरफ ज्वाइंट कंट्रोल हो तो भी रिलेटेड पार्टी, दूसरी तरफ एसोसिएट हो तब भी रिलेटेड पार्टी। ऐसा यानी इसका मतलब है सर पेरेंट और सब्सिडरी एक ट्रीट होंगे, दूसरी तरफ अगर कंट्रोल हो तो भी रिलेटेड पार्टी, ज्वाइंट कंट्रोल हो तो भी रिलेटेड पार्टी, और अगर सर एसोसिएट हो तो भी रिलेटेड पार्टी। ऐसा पक्का। इसका मतलब है सर मेरे एक तरफ सब्सिडरी है ना,
तो जो मेरी रिलेटेड पार्टी वो मेरी सब्सिडरी की भी रिलेटेड पार्टी, ऐसा आसान कर दिया। जो मेरी रिलेटेड पार्टी वो मेरी सब्सिडरी की भी रिलेटेड पार्टी। अच्छा, अब थोड़ा सा टेक्निकल करते हैं सर, बोर्ड पे देखिए जी मेरा बच्चा। कंपनी ए के पास सी की 20% होल्डिंग, बिल्कुल कर सकता है। मुझे बताओ, एक कंपनी के डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक आवाज जा सकती है हमारी। 20% पे एक कंपनी के जनरली 7-8 डायरेक्टर्स होते हैं। 20% का मतलब है आप अगर 5 डायरेक्टर्स भी हैं तो एक आपका बंदा है, ऐसा। तो इसका मतलब है सर, जब वहां डिसीजन मेकिंग हो रही होगी तो हमारी प्रेजेंस वहां होगी। हमारा डायरेक्टर बैठेगा उधर, तो डायरेक्टर बैठेगा तो इसका क्या मतलब है, हम उसके डिसीजन मेकिंग में बाकायदा फिजिकली इन्वॉल्व है, एज अ शेयर होल्डर नहीं, एज अ बोर्ड मेंबर इन्वॉल्व है। ठीक है जी। नहीं, ये किसने कह दिया 3/4 मेजोरिटी? सारे नॉर्मल बिजनेस डिसीजन 50% प्लस होल्डिंग पे हो जाते हैं, नॉर्मल होल्डिंग पे हो जाते हैं। जो स्पेशल नेचर के डिसीजन होते हैं, स्पेशल बिजनेस होता है, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होती है 75% आमतौर। अच्छा मुझे बताओ, इन्फ्लुएंस करने का मतलब क्या है? क्या कंट्रोल करेगा डिसीजन? नहीं, कंट्रोल नहीं करेगा। हाँ, मेरी से होगी भाई, मैं बात करूंगा उधर, मैं सामने अगर कोई बंदा डिसीजन लेगा मैं अपोज कर सकता हूँ, ठीक है ना। इन्फ्लुएंस की कैटेगरीज है, एक होता है एब्सोल्यूट कंट्रोल, 100% हमारे पास है। एक है 76% होल्डिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर सकता हूँ, सब काम कर सकता हूँ। एक है 50% प्लस होल्डिंग, थोड़ी सी होल्डिंग ऊपर, तो ये हम ऑर्डिनरी बिजनेस पे का। एक है सर मेरे पास 50% से कम, 50 या उससे कम, फिर हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हम, कंट्रोल, लेकिन इन्फ्लुएंस भी एक बड़ी चीज है। ठीक है जी। अच्छा जी, सुने दोस्त, अब मुझे एक बात बताएं मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे भाई दोस्त, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। मुझे बताएं, अब मेरी यहां सब्सिडरी है, यहां ज्वाइंट कंट्रोल है, एक ही बात हो गई, एक ही बात हो गई। इसका मतलब है अगर ये सब्सिडरी है, यहां ज्वाइंट कंट्रोल है, तो रिलेटेड पार्टी, ऐसा। सर इधर सब्सिडरी है, इधर एसोसिएट है, अब भी क्या चीज सर? रिलेटेड पार्टी, ऐसा। अच्छा, एक तरफ सब्सिडरी हो, सॉरी, अब बताओ सर, दोनों तरफ ज्वाइंट वेंचर, दोनों तरफ ज्वाइंट कंट्रोल। स्टैंडर्ड कहता है एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल, एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल, कॉमन कंट्रोल इंक्लूड ज्वाइंट कंट्रोल। ये भी क्या हो गई? रिलेटेड पार्टी, एक तरफ भी ज्वाइंट वेंचर, दूसरी तरफ भी ज्वाइंट वेंचर, ऐसा। अभी तक किसी जगह पे आपने देखा रिलेटेड पार्टी ना हो? सुनो सुनो सुनो, हमें ना एक्सेप्शन याद करनी है, वैसे सारे केसेस में रिलेटेड पार्टीज होंगी, हमें क्या याद करनी है? एक्सेप्शन। अब सुनो, एक तरफ ज्वाइंट वेंचर है, एक तरफ एसोसिएट है। स्टैंडर्ड कहता है जनाब ज्वाइंट कंट्रोल इज कॉमन कंट्रोल, ठीक है, ये भी रिलेटेड पार्टी, ये भी रिलेटेड पार्टी। याद करने वाली चीज ये है, सुनना सुनना सुनना, मेरी दो एसोसिएट्स हैं, मेरी दो एसोसिएट्स हैं, एक तरफ भी एसोसिएट, दूसरी तरफ भी एसोसिएट, तो सर ये मेरी रिलेटेड पार्टीज नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि आपका लोकल लॉ कहता है, लोकल लॉ कहता है कि एक कंपनी की दो एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स आपस में रिलेटेड पार्टीज है। क्या है जनाब? इसका मतलब ये आईएएस के हिसाब से, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रिलेटेड पार्टी नहीं है। लेकिन अब बताओ सर, गौर से सुनना, अब मेरा एक सवाल है सर, पेपर में क्या करूं मैं? आईएएस फॉलो करूं या लॉ फॉलो करूं? नहीं सर, मैं लॉ भी फॉलो करूंगा, मैं आईएएस भी फॉलो करूंगा, मैं वहां लिखूंगा ये कि ये रिलेटेड पार्टी है एज पर लॉ। नहीं समझ आ रहा, आप लिखेंगे रिलेटेड पार्टी है एज पर आईएएस और लॉ, ठीक है जी। आप एग्जामिनर पे डाल देना कि खुद सोच ले रिलेटेड पार्टी क्यों है, ठीक है जी। अब सुनो सुनो सुनो, मानी मार्क्स ऐसे नहीं होते हैं, सुनना। अब सुनो, मुझे एक बात बताओ सर, अगर मेरी एक तरफ सब्सिडरी है, दूसरी तरफ सब्सिडरी हो, ज्वाइंट कंट्रोल हो, एसोसिएट हो, सब रिलेटेड पार्टीज। सर मेरे एक तरफ ज्वाइंट कंट्रोल है, दूसरी तरफ सब्सिडरी हो, एसोसिएट हो, ज्वाइंट कंट्रोल हो, सब रिलेटेड पार्टी। मेरे दोनों तरफ एसोसिएट हो, एज पर आईएएस रिलेटेड पार्टी नहीं है ये, लेकिन एज पर लॉ ये रिलेटेड पार्टी है, ऐसा। एज पर लॉ ये रिलेटेड पार्टी है। तो मुझे एक बात बताएं सर, अगर मतलब एक सवाल आ जाए कि बताएं रिलेटेड पार्टी है या नहीं, सवाल ऐसे आया नहीं आज तक, फाइनल में आता है,
वो पूछता है, बताया आइडेंटिफाई करो इनमें रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी है। ठीक है जी, तो ये रिलेटेड पार्टी एज पर आइजा नहीं है, लेकिन ये रिलेटेड पार्टी एज पर लॉ। ये बात समझ आती है। अब बताओ टेबल याद करने की जरूरत है? मुझे सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि एक कंपनी की एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स आपस में रिलेटेड पार्टीज नहीं है। ठीक है जी, बाकी पेरेंट के एक तरफ सब्सिडरी हो, दूसरी तरफ पूरी दुनिया हो, तो पूरी दुनिया अगर मेरी रिलेटेड पार्टी है तो मेरी सब्सिडरी की भी रिलेटेड पार्टी है। अगर पेरेंट के एक तरफ ज्वाइंट वेंचर है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया है, तो सर जितनी दुनिया अगर वो मेरी रिलेटेड पार्टी है तो मेरे ज्वाइंट वेंचर की भी रिलेटेड पार्टी है। सर अगर मेरा एक एसोसिएट है तो फिर दूसरी तरफ की पूरी दुनिया मेरी रिलेटेड पार्टी नहीं है, दूसरी तरफ मेरी सब्सिडरी में रिलेटेड पार्टी होगी, ज्वाइंट वेंचर रिलेटेड पार्टी होगी, लेकिन बाकी कोई पार्टी रिलेटेड पार्टी नहीं होगी, लेकिन एज पर लॉ होगी। ऐसा है, ये याद रहेगा जी मेरा बच्चा। देखो अकॉर्डिंग टू आईएएस इसलिए नहीं है कि मैं इसको भी सिर्फ इन्फ्लुएंस करता हूं, मैं इसको भी सिर्फ इन्फ्लुएंस करता हूं, ठीक है ना। इन दोनों की आपसी ट्रेड को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है ना, और ना इन्फ्लुएंस कर सकता हूं सिग्निफिकेंटली, ठीक है ना। इनकी आपस की ट्रांजैक्शन मेरे कंट्रोल में थोड़ी है। तो मैं एक रीजनेबल हद तक इसको इन्फ्लुएंस करता हूं, इसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। ये नहीं हो सकता कि ये दोनों मेरे कहने से कोई 2 नंबर ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो जाए, इसके चांसेस बहुत कम है। तो ये दोनों आपस में क्या है, नॉन रिलेटेड पार्टीज। ठीक है जी, जी जी है लॉ में इसलिए कि बेटा आपके लॉ वालों ने, देखो पाकिस्तान में जब लॉ बनता है ना वो कंजर्वेटिव अप्रोच से बनता है। उन्होंने कहा दुनिया जान में जहां रिलेटेड पार्टी है वो तो हैं, ठीक है ना, जहां थोड़ा शक शुबा भी है उसको भी क्या करो, रिलेटेड पार्टी बना दो। पाकिस्तान में रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में ये तीसरा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? यानी उन्होंने इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी कि एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स विल बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टीज। उन्होंने इतना ऊपर इसको जगह दे दी, जबकि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या है, ये है ही नहीं रिलेटेड पार्टी, ठीक है ना। लेकिन चूंकि हमारा लॉ बना हुआ बड़े कंजर्वेटिव अप्रोच पे, उनके रिलेटेड पार्टी होगी तो क्या होगा, ऑडिटर को जरा ज्यादा जो है वो प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहना होगा, ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। उस हमारा लॉ कहता है निकलवाओ, करवाओ काम, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है जी। हम किसको फॉलो करेंगे, एग्जाम में आपने फॉलो करना है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को, लेकिन अगर कोई रिलेटेड पार्टी आ गई एज पर लॉ तो आपने क्या करना है, लिख के दे देना कि भाई एज पर लॉ रिलेटेड पार्टी है, ठीक है ना। और आपने फिर रिलेटेड पार्टी के प्रोसीजर्स पूरे लिखने। क्यों? क्योंकि आप जो पाकिस्तान में ऑडिटिंग करते हैं वो करते हैं किसके हिसाब से, किसके हिसाब से करते हैं, किसकी कंप्लायंस चेक करते हैं जी। भाई मैं जब काम करने जाता हूं ना तो मुझे आइजा ये कहता है कि आपने ये इंश्योर करना है कि अकाउंट्स आईएफआरएस के हिसाब से बने। ये नहीं कहता आईएफआरएस के हिसाब से, वो कहता है फ्रेमवर्क के हिसाब से। तो पाकिस्तान का फ्रेमवर्क क्या है, आईएफआरएस प्लस कंपनीज ऑर्डिनेंस के 2 शेड्यूल्स, शेड्यूल 4 और शेड्यूल 5, ठीक है ना। शेड्यूल 4 और 5 में क्या दी हुई है कि भाई ये चीजें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में नहीं है हमारी तरफ से एडिशनल है, तो आपने कंप्लायंस करनी है उसकी। हमारा फ्रेमवर्क क्या है, क्या ये रिलेटेड पार्टी है हमारे फ्रेमवर्क के हिसाब से, हाँ ये आईएफआरएस के हिसाब से नहीं है लेकिन हमारे फ्रेमवर्क के हिसाब से, और हमने फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने। डन। अच्छा जी सुनिएगा दोस्त, सुनो सुनो सुनो, अब बताओ ये ऊपर वाली एग्जांपल में कंपनी है, दूसरी तरफ नीचे भी 2 कंपनीज हैं, नीचे एक और एग्जांपल है, ऊपर बंदा है। देखो जो डेफिनेशन है आगे सवालों में मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। इसको तरीके से ऑब्जॉर्व करना। ये लिखना है, मैं रुक जाऊं, लिख लो इसको। असर की नमाज 8 बजे पढ़ेंगे। कितने बजे वैसे 420। पढ़ते हैं आराम से, रुक जाओ, एक स्टेप आगे चले जाएं, पढ़ते हैं फिर हैं। नहीं नहीं अभी ऑफ कर लेते हैं, क्या फायदा पढ़ने का हैं। ऑडिट ही तो है और क्या है, क्या कहते हैं उसको, उससे कॉमन सेंस है, ठीक है ना। सब्सटेंटिव प्रोसीजर याद थोड़ी करने होते हैं, कॉमन सेंस होता है। कुछ भी याद नहीं करें, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ लिखते जाएं, नहीं भाई नहीं, याद करनी है चीजें, आपने चीजें याद करनी है मेरे बच्चों, ऊपर कर दें ऐसा। सुनो जी, यह अच्छा देखो मैं ये करवा इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं सीए फाइनल के पास पेपर्स में कराऊंगा क्लास में,
ठीक है ना। और जब सीए फाइनल के पास पेपर्स कराऊंगा तो उसमें एक एडिशनल रिक्वायरमेंट ये भी होगी कि रिलेटेड पार्टी क्या करो, आइडेंटिफाई करके दो। तो वहां मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कस करूंगा। देखो आज तक नहीं आया तुम्हारे लेवल पे, मैं जितने लोगों को मार्केट में देखता हूँ पढ़ाने वाले, कोई भी इसलिए फोकस नहीं करता क्योंकि अभी तक कैफ लेवल पे ये चीज पूछी नहीं गई है, ठीक है। लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा। अच्छा मुझे बताओ इसमें याद रखने वाली क्या चीज है? कुछ भी नहीं, बस सिर्फ ये याद रखना है कि भाई 2 एसोसिएट्स मेरी आपस में लॉ के हिसाब से रिलेटेड पार्टीज हैं, आइजा के हिसाब से नहीं, ठीक है। अभी पूरा 6 हेडिंग्स है। क्यों हाई होता है? अभी हमने क्लास शुरू की थी तो हमने डिस्कस किया था कि सारी 2 नंबर ट्रांजैक्शन हो किसके साथ सकती हैं, बाकी कोई इंडिपेंडेंट कंपनी में से इस तरह की ट्रांजैक्शन थोड़ी करेगा, ठीक है ना। चलो जी आए जरा दोस्त प्यारे भाई बोर्ड पे। बस ये एक छोटा सा टेबल हमने और पढ़ना है, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन खत्म। मुझे बताओ इस टेबल में एक बंदा है ऊपर, इंडिविजुअल इंसान, वो कंपनी बी को कंट्रोल करता है। कैसे? 50% ज्यादा शेयर्स होंगे, कंपनी सी को भी कंट्रोल करता है। तो अगर दोनों को कंट्रोल करता है तो ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टीज, एक तरफ कंट्रोल हो और एक तरफ ज्वाइंट कंट्रोल हो, अभी हमने पढ़ा वो क्या आपस में रिलेटेड पार्टीज। ऐसा एक तरफ कंट्रोल हो दूसरी तरफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो यानी एसोसिएट हो तो भी रिलेटेड पार्टी। ऐसा अब ये क्या केएमपी, की मैनेजमेंट पर्सन, व्हाट इज मेंट बाय की मैनेजमेंट पर्सन? सिर्फ डायरेक्टर्स नहीं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स भी। कौन हेड ऑफ डिपार्टमेंट? कौन है? सीएफओ फाइनेंस का हेड, हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड, सीआईओ इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का हेड, ठीक है ना। सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का हेड। तो सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स कौन है? की मैनेजमेंट पर्सन इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स, ठीक है जी। आइजा में डायरेक्टर्स और केएमपीज अलग अलग नहीं है, ठीक है जी। अब बताओ सर मेरे पास की मैनेजमेंट पर्सन है, एक तरफ कंट्रोल है दूसरी तरफ की मैनेजमेंट पर्सन है, एक मेरी सब्सिडरी है दूसरे में मैं डायरेक्टर हूं, दूसरे में मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं, ये दोनों भी आपस में रिलेटेड पार्टीज। ऐसा अच्छा एक तरफ मेरे ज्वाइंट कंट्रोल है दूसरी तरफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, रिलेटेड पार्टी रिलेटेड पार्टी रिलेटेड पार्टी। जो गंध है ना वहां हम बात करते। अब सुनो, एक तरफ भी मैं केएमपी हूं दूसरी तरफ भी मैं केएमपी हूं, हाँ जी, दोनों तरफ मैं सिर्फ डायरेक्टर हूं या हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं। स्टैंडर्ड कहता है भाई आपकी औकात इतनी ज्यादा नहीं है कि आप दोनों को कंट्रोल करो, दोनों की ट्रांजैक्शंस को इन्फ्लुएंस करो, आपकी औकात इतनी नहीं है। तो अगर आप दोनों तरफ केएमपी हो तो नो रिलेटेड पार्टी। ऐसा नो रिलेटेड पार्टी। ऐसा ये किसके हिसाब से? आइजा के हिसाब से। फिर आइजा आपको कहता है कि अगर एक तरफ आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और दूसरी तरफ भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है यानी एसोसिएट है, तो ये भी हमने ऊपर पढ़ा कि अगर दोनों तरफ एसोसिएट हो तो सर रिलेटेड पार्टी नहीं, नो आरपी। ऐसा नो आरपी। ऐसा एक तरफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है दूसरी तरफ मैं खाली डायरेक्टर हूं, छोटा सा डायरेक्टर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसका मतलब है सर एज पर आइजा ये भी रिलेटेड पार्टी नहीं, ये भी रिलेटेड पार्टी नहीं। ऐसा इसका मतलब ये है कि सर ये 4 केसेस में आइजा कहता है कि रिलेटेड पार्टी, लेकिन फिर आता है हमारा लोकल लॉ। लोकल लॉ ये कहता है कि दोनों तरफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो तो रिलेटेड पार्टीज। ऐसा दोनों तरफ क्या हो? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, दोनों एसोसिएट्स हो, आप ऊपर बीच में बैठे हुए, दोनों के 20% शेयर्स आपके पास है, ये दोनों आपस में क्या है? ऐसा है। ऐसा सर उसने कहा भाई ये तो हो गई रिलेटेड पार्टी। कहां सर? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इधर भी, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इधर भी। किसके हिसाब से? लोकल लॉ के हिसाब से, आरपी। फिर स्टैंडर्ड ने कहा कि दोनों तरफ की मैनेजमेंट पर्सन है, कॉमन डायरेक्टरशिप, लोकल लॉ ने कहा ये भी रिलेटेड पार्टीज। अब हमने कहा रह क्या गया? इसने कहा ये रह गया बस कि आपके एक तरफ एसोसिएट हो और दूसरी तरफ क्या हो? की मैनेजमेंट पर्सन। उसने कहा इस केस में रिलेटेड पार्टी नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है,
अगर मैं किसी कंपनी के शेयर ओन करता हूँ 20%, आमतौर पे उस कंपनी में मैं डायरेक्टर भी होता हूँ, आमतौर पे उस कंपनी में मैं खुद डायरेक्टर भी होता हूँ, या मेरा कोई बेटा या मेरी वाइफ डायरेक्टर होगी। तो मुझे एक बात बताएं सर, लोकल लॉ में कोई चीज बच रही है आपकी? लोकल लॉ में कोई चीज बच रही है? अपेरेंटली ये दोनों भी किस में जा रहे हैं? रिलेटेड पार्टी में। तो मुझे एक बात बताएं सर, मेरे लेवल के ऊपर अगर रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन मुझे अप्लाई करना पड़े, तो मेरे पास सर कुछ केसेस हैं जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिलेटेड पार्टी नहीं बन रही। वो कब है? कि एक कंपनी के एक तरफ भी एसोसिएट हो, दूसरी तरफ भी एसोसिएट हो। कंपनी तो की मैनेजमेंट पर्सन नहीं होगी ना, की मैनेजमेंट तो पर्सन तो बंदा होता है ना। तो कंपनी के एक तरफ एसोसिएट, दूसरी तरफ एसोसिएट, ये रिलेटेड पार्टी नहीं है। ठीक है जी। बंदे के एक तरफ केएमपी, दूसरी तरफ केएमपी, रिलेटेड पार्टी नहीं। बंदे के एक तरफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, दूसरी तरफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, रिलेटेड पार्टी नहीं। बंदे के एक तरफ केएमपी, दूसरी तरफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, रिलेटेड पार्टी नहीं। एक तरफ केएमपी, दूसरी तरफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, रिलेटेड पार्टी नहीं। ये याद रखना, लोकल लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डिफरेंस याद रहेगा। लोकल लॉ में क्या है? सब रिलेटेड पार्टीज है। लोकल लॉ में सारी रिलेटेड पार्टीज हैं। लेकिन सर अगर एग्जाम में सवाल का जवाब देने को आ जाए, तो आपने एक चार्ट बना लेना है इस तरह, ठीक है जी, और आपने बताना है कि जी रिलेटेड पार्टी है, ये रिलेटेड पार्टी नहीं है। देखो आज तक उसने रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन नहीं पूछी, पूछ ली ना तो लोग ये लिख के आएंगे, जनरली पेरेंट, सब्सिडरी, ग्रुप मेंबर, एसोसिएट, की मैनेजमेंट पर्सन, ये रिलेटेड पार्टी है। जबकि ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है सर? कि एक कंपनी की सारी सब्सिडरीज रिलेटेड पार्टीज, सारी एसोसिएट रिलेटेड पार्टीज, सारे जॉइंट वेंचर रिलेटेड पार्टीज। और अगर एक कंपनी की एक तरफ सब्सिडरी हो, दूसरी तरफ एसोसिएट हो, दूसरी तरफ ज्वाइंट कंट्रोल हो, दूसरी तरफ कंट्रोल हो, सब रिलेटेड पार्टीज। कब रिलेटेड पार्टीज नहीं है? दोनों एसोसिएट हो। और सर नीचे दोनों तरफ केएमपी हो, दोनों तरफ एसोसिएट हो, या एक तरफ केएमपी और दूसरी तरफ, क्या इतने से पॉइंट्स याद रहेंगे? ये मैंने आपका वो रिस्क कवर करा दिया कि अगर उसने एग्जाम में पूछ लिया कि बताओ रिलेटेड पार्टी है या नहीं है, एज पर लॉ आपने लिखना सब रिलेटेड पार्टी है, लेकिन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये रिलेटेड पार्टी नहीं है। ऐसा है? ऐसा है मेरे बच्चों। हम बड़े एक स्टेप आगे, कॉपी कर लो जी। नहीं देखो, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए नहीं है कि आइजा जो है ना वो बना ही IAS 24 के हिसाब से। आइजा ने कहा IAS 24 की कंप्लायंस करो, तो ये हो नहीं सकता कि वो 24 के अगेंस्ट चले। और लोकल लॉ में हाँ वहां पर फटा आता है, ठीक है ना। चलें जी। बढ़े आगे। देखो अगेन, जब स्टैंडर्ड कह रहा है कि एक तरफ इवन एसोसिएट होने पे और दूसरी तरफ एसोसिएट होने पे आप दोनों को तो इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ना ना ना, केएमपी का मतलब है मैं खुद डायरेक्टर हूं, ठीक है ना। की मैनेजमेंट पर्सन, या तो मैं किसी कंपनी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं या डायरेक्टर हूं, ठीक है ना। हाँ इस तरह, सही है ना जी, याद रहेगा। बढ़े आगे। डेफिनेशन बता दी? कितने लोगों ने डेफिनेशन याद की हुई थी इससे पहले, देखी थी? कंपनी लॉ में की थी? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो हमाद जी। क्या चीज? देखो यार ये चीजें अभी तक उसने टेस्ट नहीं की हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये चीजें देख के पढ़ाऊं कि क्या उसने टेस्ट कर लिया तो मसला है, ठीक है ना, फिर इशू है। आपको पता है सबसे आसान प्रोडक्शन ऑडिट के पेपर की होती है। क्यों? जितने पढ़ाने वाले सबको एक बात पता है, आई कैप ने
4 से 5 अटेम्प्ट में पूरा सिलेबस दोहराना है, सिलेबस की एक एक चीज टेस्ट करनी है। तो पिछली 4 अटेम्प्ट में अगर इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड 3 चीजें पूछ चुका है, तो जो चौथी बची हुई वो इस साल पूछेगा। ठीक है ना, सीधी सी बात है भाई। आई कैप के एग्जाम डिपार्टमेंट वाले बात कहते हैं कि हम इस तरह पेपर सेट करते हैं। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, पिछली 5 अटेम्प्ट करके चला जा। ओ भाई वही तो नहीं आनी है, वही तो नहीं आनी है, उसके अलावा बाकी सब आएगा। नहीं, 5 अटेम्प्ट करके चला जा, ताकि अगर 44 पे फेल होना तो 32 पे फेल हो। ठीक है ना। सुनिएगा दोस्त, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो यार थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल में जाऊंगा, यहां देख लेना मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, जब आप ऑडिट करने जाओगे ना, 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू एवरी स्टैंडर्ड होगी। ठीक है, मैं सबसे पहले जा रहा हूं सर रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड अप्लाई करने के लिए। तो मुझे बताओ रिलेटेड पार्टी का जो स्टैंडर्ड है वो अप्लाई किस स्टेज पे होता है? ऑडिट का एक स्टेज होता है प्लानिंग का, एक स्टेज होता है एग्जीक्यूशन का, एक स्टेज होता है डिसीजन मेकिंग का, कंक्लूजन का, रिपोर्ट करने का। बताओ इस स्टैंडर्ड की कंप्लायंस किस वक्त शुरू होती है? शुरू से लेके आखिर तक। ये वो स्टैंडर्ड है जो ऑडिट के पहले दिन खुलता है और आखिरी दिन तक खुला रहता है। ऐसा सब्सीक्वेंट इवेंट का स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है। सब्सीक्वेंट इवेंट का स्टैंडर्ड कब शुरू होता है? जब ईयर खत्म हो जाता है, उसके बाद से शुरू होता है। ऐसा प्लानिंग का स्टैंडर्ड डे 1 पे अप्लाई होता है सर। ठीक है जी। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एंड पे अप्लाई होता है, बीच में थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन हम लेते हैं। ये स्टैंडर्ड शुरू कब से होगा? डे 1 से शुरू होगा और आखिरी दिन तक खुला रहेगा। सबसे पहले सर गौर से सुनना, गौर सुनना, मैनेजमेंट के जिम्मे एक जिम्मेदारी लगाई है। किसने? आइजन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं लगा सकता सर, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लॉ लगाता है। लॉ ने कहा IFRS कंप्लाई करो। IFRS में लिखा है कि आपने रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शंस को, रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करना है। किसको कहा? ये रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करो, जितनी रिलेटेड पार्टीज हैं। सोचो मेरी रिलेटेड पार्टीज कौन होंगी? मेरी सब्सिडरीज, एसोसिएट, सब कुछ। मेरी सब्सिडरी में एक डायरेक्टर है, जैसे मेरा एक डायरेक्टर है, मेरी पेरेंट कंपनी में एक डायरेक्टर है, पेरेंट कंपनी में एक डायरेक्टर सर, वो मेरा रिलेटेड पार्टी है। ठीक है, क्योंकि पेरेंट कंपनी की एक तरफ KMP, एक तरफ मैं, रिलेटेड पार्टी बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, उस डायरेक्टर की ट्रांजैक्शंस भी है, वो भी मैंने देखनी है। ऐसा है तो मुझे बताओ मैनेजमेंट के लिए एक दर्द सर है, क्या चीज आइडेंटिफाई करना? रिलेटेड पार्टी। हमारी कंपनी थी एक NIB बैंक। NIB बैंक किसकी किसकी सब्सिडरी है? अब तो खत्म हो गई NIB बैंक। किसकी सब्सिडरी थी? तमाशक होल्डिंग की। किसकी? तमाशक होल्डिंग की। कितनी कंपनीज हैं? 16,000 कंपनीज। कितनी? 16,000 कंपनीज। कितनी? 16,000 कंपनीज। तमाशक होल्डिंग है क्या? गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का दूसरा नाम है तमाशक होल्डिंग। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। ठीक है जी। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं कि पाकिस्तान जैसे 50 मुल्क वो खरीद ले। ठीक है जी। और सिंगापुर है कितना? शायद हमारा गुलशन सिंगापुर से बड़ा हो। ठीक है ना, आप उनका दौलत का मयार देख लें। तो सर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है? स्टैंडर्ड ने जिम्मेदारी लगाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने किसके ऊपर? मैनेजमेंट के ऊपर। तुमने 3 चीज आइडेंटिफाई करनी, बंदे का नाम, रिलेटेड पार्टीज हैं कौन कौन सी, रिलेशनशिप क्या है तुम्हारा, क्यों रिलेटेड पार्टी है तुम्हारी, नंबर 3 उनके साथ जो ट्रांजैक्शन हुई हैं ये आइडेंटिफाई करनी है तुम्हें। ऐसा क्या क्या चीज है सर? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने आइडेंटिफाई करना है, अकाउंट फॉर करना है, नाम, रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन। सुनना, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है? उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना है? उसको रिपोर्ट करना है। सुनो 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 सुनो, मेरी ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थी, मैंने कहाँ गई, मेरा प्रॉफिट, मेरा सेल्स थी 200 रुपए की, 150 रुपए का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था, 5 रुपए का लॉस था। मैंने रिलेटेड पार्टी को 10 रुपए की चीज कितने में बेची? तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 10 रुपए बढ़ गया सर, मेरा सेल्स कितनी बढ़ गई? 200 रुपए बढ़ गई। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन यहां अकाउंट फॉर कर दी, रिकॉर्ड कर दी? कर दी ना रिकॉर्ड, सेल्स बुक कर ली, कॉस्ट ऑफ सेल्स बुक कर ली, मैंने लिख भी दी ABC कंपनी मेरी पेरेंट कंपनी है, नाम डिस्क्लोज, नाम आइडेंटिफाई, रिलेशनशिप आइडेंटिफाइड, अकाउंट फॉर कर दी ट्रांजैक्शन हमने, रिक्वायरमेंट पूरी, रिक्वायरमेंट पूरी।
उससे क्या कहा, आइडेंटिफाई करो, मैंने कर दिया, एबीसी मेरी पेरेंट कंपनी है। उससे कहा रिलेशनशिप, मैंने कहा भाई मेरी पेरेंट कंपनी है एबीसी। उसने कहा ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो, मैंने कहा सेल परचेज हुई है। उसने कहा इसको अकाउंट फॉर करो, मैंने कर दी। अब एक बहुत बड़ी चीज है, वो क्या है सर, वो है रिपोर्ट। आप बताओ बेटा इस ट्रांजैक्शन में आपने किया क्या है, बताओ बेटा ये किस तरह हुई है ट्रांजैक्शन, ये नॉर्मल कोर्स में है या नहीं है। सर रिपोर्ट सबसे बड़ा मसला है। आपको क्लियरली सारी ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी की मार्क करनी होती है कि ये ट्रांजैक्शन किससे हुई है, रिलेटेड पार्टी से, कैसे कैसे ऐसे। ये एक कंपनी का रिलेटेड पार्टी का नोट है, देखिए आप इसको, सुनो, ये एक रिलेटेड पार्टी का नोट है। उसने कहा भाई जेएस अबेमको लिमिटेड, रिलेटेड पार्टी का नाम। उसने कहा ये हमारी मैनेजमेंट या पेरेंट कंपनी है, ठीक है जी। इससे हमारी ट्रांजैक्शंस कहाँ कहाँ हुई हैं, उसके लिए आप नोट नंबर 9 में जाएं, 11.2 में जाएं, 18.2 में जाएं, 18.3 में जाएं। वहां जाके हमने नीचे क्लियरली लिखा है कि हमने इससे इतने रुपए की गुड्स खरीदी, इतने रुपए की बेची। मुझे बताओ क्या एक सिंपल से पीएनएल में, क्या एक सिंपल से पीएनएल में, क्या इस सिंपल से पीएनएल में मेरे बच्चों तुम्हें पता है कि रिलेटेड पार्टी को सेल कितनी हुई है? नहीं सर। तो इसका मतलब है अकाउंट फॉर करना इनफ नहीं है, क्या करना है उसको अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज एंड रिपोर्ट भी करना है, ऐसा। तो रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, आप क्लियरली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, उसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट्स अलग अलग डिस्क्लोज करेंगे। मुझे पता है इसमें डिस्क्लोजर का तरीका क्या होता, मैं नीचे लिखता कि अबव सेल्स इंक्लूड्स सेल्स मेड टू रिलेटेड पार्टीज, कितने, 200 रुपए, ठीक है जी, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 10 रुपए, ताकि आवाम को क्या पता चले, क्लियर कट पिक्चर पता चले। अब बताओ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या, पहले आइडेंटिफाई करना है, अकाउंट फॉर करना है यानी अकाउंटिंग करनी है, और रिपोर्ट करनी है। तीन चीजें क्या क्या सर, मेरे पास रिलेटेड पार्टी, ये रख रिलेटेड पार्टी, उसका रिलेशनशिप और उसकी ट्रांजैक्शंस, तीन काम करने, आइडेंटिफाई करना, अकाउंटिंग करनी है और रिपोर्ट करने आपने अप्रोप्रिएटली। तीन चीजों को, किसको, रिलेटेड पार्टीज को, उसके नाम को, सर उसके रिलेशनशिप को, और सर उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को, ऐसा। तो मुझे बताओ खाली अकाउंटिंग करना इनफ है? नहीं सर, अकाउंटिंग करना इनफ नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने हर ट्रांजैक्शन के नीचे जाके लिख दिया इसमें रिलेटेड पार्टी को सेल जितनी है, इसमें रिलेटेड पार्टी को सेल जितनी है, इसमें रिलेटेड पार्टी से इंटरेस्ट इनकम इतनी आई है, रिलेटेड पार्टी को इंटरेस्ट एक्सपेंस इतना पे किया, रिलेटेड पार्टीज डिस्क्लोज ही ना करूं, काम हो जाएगा? नहीं सर, देखो उनके नाम भी डिस्क्लोज करने, उनसे रिलेशनशिप भी डिस्क्लोज करना है, और तीसरी चीज सर जो ट्रांजैक्शन है वो भी अप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाई भी करनी है, अकाउंट फॉर भी करनी है, और डिस्क्लोज भी करनी है। तीन काम करने, तीन चीजों के लिए, आइडेंटिफाई करना है, अकाउंटिंग करनी है, डिस्क्लोज करना है। कितनी कितनी चीजों को? तीन चीजों को, नाम, रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन। जैसा ये याद रहेगा, नेक्स्ट स्टेप। अच्छा कॉपी करना है उसको, वह ज्वाइन कर लो, छोड़ दो वीडियो, ज्वाइन कर लो। ये भाई बहुत बड़ी फॉर्म है वीडियो के मुकाबले में, वीडियो 6 बने की फॉर्म है, छोड़ दो। जब माशाल्लाह युवा ने अच्छे बच्चे उठा लिया, 50। हाँ वो कहा जाता ना, कुछ जानवर 2 साल में एक दफा अंडे देते, तो युवा का भी यही हिसाब है, पास कर लेते ना तुम लोग इस दफा, क्यों रुके हैं? भाई ये पूरा पीडीएफ ना आपको मिलेगा, जितनी चीजें पीडीएफ में मुकम्मल आपको मिलेगी। सुनो, इसी से पढ़ाऊंगा, यही याद करना है, यही आई कैप की किताब में लिखा है, ठीक है ना, यही जाके पेपर में भी लिख के आना। आपको ये नहीं करना कि क्लास में कुछ अलग मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, किताब कुछ अलग ही दुनिया दिखा रही हो, आई कैप की किताब कुछ अलग दुनिया दिखा रही हो, पास पेपर कुछ नहीं। मैंने इस हैंडआउट को बनाते हुए आई कैप के सारे पास पेपर्स का सॉल्यूशन भी इसमें डाल दिया, तो जब आप सवाल सॉल्व कर रहे हो आपको उसका जवाब पहले से पता होगा।
ठीक है ना? जी जनाब, बढ़े हम आगे। सर मैं फलां टीचर की किताब ले लूं? नहीं, किसी टीचर की किताब इसलिए नहीं लेना कि सबकी किताबें इसी में शामिल हैं, ठीक है ना? हमने छोड़ा कुछ नहीं है, ठीक है ना? हाँ हाँ, मैंने जब ये 2 बैचेस पहले पढ़ाना शुरू किया था, उससे पहले मैंने 4 महीने बैठ के दुनिया जान के लेक्चर सुने, सबको देखा कौन कितने पानी में, ठीक है ना? और फिर उसके हिसाब से मैंने चीजें अपनी डेवलप की, और लास्ट अटेम्प्ट में तो देखते हैं आगे हिसाब किताब क्या है, ठीक है ना? जो वो बच्चा 4 अटेम्प्ट्स में कैफ पास करता है उसको गोल्ड मेडल्स नहीं मिलते, ठीक है ना? 3 अटेम्प्ट में कैफ पास करना, एक सब्जेक्ट का भी नहीं मिलता, मेरिट मिल जाते हैं, गोल्ड मेडल नहीं मिलता। हाँ, जैसे हसनैन को कॉस्टिंग का मेरिट मिला, ये इसने 3 अटेम्प्ट में निकाला होता, जिसका गोल्ड मेडल है उससे ज्यादा नंबर होते इसके, ठीक है ना? बहुत तेज बच्चा था वो। FRFW इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है जी। बढ़े आगे, दूसरी चीज सुनो, एक बात बताओ, अगर मैनेजमेंट सारी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर ले, अकाउंट फॉर कर ले, रिपोर्ट कर ले, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी पूरी? हाँ ना, जिम्मेदारी पूरी ना, और क्या करेगी मैनेजमेंट? इंटरनल कंट्रोल लगाती है मैनेजमेंट अपनी ऊपर वाली जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। इंटरनल कंट्रोल किसके लिए लगाती है? ऊपर वाली जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। ये सब जिम्मेदारी है, छोटी जिम्मेदारी है कि आपने इंटरनल कंट्रोल लगाना है ऊपर वाली जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, या शुड आई से कि आप कंट्रोल्स लगाएंगे, पहली जिम्मेदारी हो गई आपकी, ताकि आप अपनी दूसरी जिम्मेदारी क्या कर सकें, पूरी कर सकें। अच्छा मुझे बताओ, कंट्रोल्स हैं किस चीज के ऊपर? कंट्रोल्स किसके ऊपर? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई हो जाए, रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई हो जाए, उसकी ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई, इसके ऊपर। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। कंट्रोल्स लगेंगे 3 चीजों के ऊपर, ठीक है जी। अगर तुम लोग मुझे इजाजत दो तो मैं आगे बढ़ूं, हैं? नमाज पढ़ते रुक जाओ। सुनो मेरे बच्चों, सुनो, कंट्रोल्स लगते हैं रिलेटेड पार्टी पे इन 3 चीजों पे। किस लिए कंट्रोल लगाती है मैनेजमेंट? गौर से सुनो, कंट्रोल लगाती है किस चीज के लिए? ताकि आइडेंटिफाई हो सके, अकाउंट फॉर कर सके और डिस्क्लोज कर सके, क्या चीज? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन। कोई एक एग्जांपल दोगे ऐसे कौन सा कंट्रोल मैनेजमेंट लगाती है जिससे उसको पता चल जाता है? ऐसा कौन सा कंट्रोल होता है? पढ़ के आओ ना, ऑडिट फिक्स कर ले किस चीज का। भाई मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टीज की ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी है, क्या कंट्रोल लगा है? अप्रूव्ड लिस्ट किस चीज की? नहीं, कंट्रोल कहां है इसमें, कंट्रोल कहां है? हाँ हाँ, तो अगर मैं एक लिस्ट बना लूं तो बस काम हो गया, कंट्रोल हो गया पूरा। ना ना, मैं मैनेजमेंट हूं इस वक्त, अभी तो ऑर्डर को लेके ही नहीं है ना। मैं कह रहा हूं मैनेजमेंट ने क्या कंट्रोल्स लगाने रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करने की? देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव है रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना। मैं कह रहा हूं मैं दिन में 1000 लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस करता हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि इनमें से रिलेटेड पार्टी के साथ कौन सी है? इसके लिए मैनेजमेंट क्या कंट्रोल लगा सकती है? अप्रूव्ड लिस्ट, अप्रूव्ड लिस्ट, अप्रूव्ड लिस्ट। ऑडिट का पेपर दे दिया, हमें ये नहीं पता चला कि कंट्रोल किस। सुनो सुन लो सुन लो, सुनो सुनो, मैं अपनी कंपनी की एग्जांपल देता हूं। हमारी कंपनी है, उसके इतने सारे रिलेटेड पार्टीज हैं, है या नहीं है ना? यहां हमने डिस्क्लोज किया, हमें तो पता रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी है। हमने क्या किया, अपने अकाउंटिंग सिस्टम में इन सारे लोगों को फ्लैग कर दिया। क्या कर दिया? फ्लैग कर दिया। वर्ड याद रखना, क्या कर दिया हमने? फ्लैग कर दिया। हमने कहा भाई इन लोगों से जो भी ट्रांजैक्शन हो, इन लोगों से जो भी ट्रांजैक्शन हो, वो अलग से अलग से अलग से लेजर में नजर आ रही हो, उस ट्रांजैक्शन पे फ्लैग बना हुआ हो, ताकि हम साल के एंड में क्या करें,
ये सारी ट्रांजैक्शन जो फ्लैग वाली है इनको इकट्ठा करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा दें कि ये रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, क्या जी, ये पहला काम हो गया। मैंने आपसे क्या कहा, रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करने पे क्या कंट्रोल लगाया, ऐसा। सुनो सुनो, दूसरा कंट्रोल, मैं मुझे बोलने तो दो ना यार। दूसरा कंट्रोल, मैंने अपने शेयर होल्डर रजिस्टर पे, किस पे, शेयर होल्डर रजिस्टर किसका होता है, मेरा शेयर होल्डर रजिस्टर। मेरे शेयर्स किसके पास है, ये रजिस्टर किसके पास पड़ा होता है, मेरे शेयर्स किस किस के पास है, रजिस्टर कहां पड़ा होगा, कंपनी के पास होगा, कभी भी नहीं होता। सुनो, कंपनी का एक रजिस्ट्रार फंक्शन है, सुन लो, सामान से आगे भागे जा रहे हो, रुक जाओ। देखो, एक शेयर होल्डर रजिस्टर होता है कंपनी का, जो कंपनी के एक अपॉइंटेड रजिस्ट्रार के पास होता है। नाम पता है, कुछ रजिस्ट्रारों के नाम लूं, A.F. Ferguson and Associate, A. Ferguson and Associates, KPMG Associates, सिद्धार्थ हैदर मुर्शिद, ये रजिस्ट्रार्स हैं, ये कंपनी के अपॉइंटेड रजिस्ट्रार्स हैं, जिनके पास कंपनी का क्या पड़ा हुआ है, शेयर होल्डर रजिस्टर। ये शेयर होल्डर रजिस्टर अपडेट होता है कितने टाइम बाद, मिनट्स बाद। मेरी कंपनी के कोई शेयर खरीदेगा, शेयर होल्डर रजिस्टर क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। मेरी कंपनी के कोई शेयर बेचेगा, शेयर होल्डर रजिस्टर क्या हो जाएगा, वो लाइव चल रहा होता है, स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्टेड होता है वो। ठीक है जी, और तो सुनना, मैं जाऊंगा अपने रजिस्ट्रार के पास, मैं कहूंगा अगर मेरा कोई भी इन्वेस्टर मेरे 20% या इससे ज्यादा शेयर्स ले ले, इमीडिएटली मुझे कम्युनिकेट किया जाए। क्या किया जाए, इमीडिएटली कम्युनिकेट किया जाए, ताकि मैं उसको सिस्टम में फ्लैग कर दूं। क्या कर दूं, ताकि मैं सिस्टम में फ्लैग कर दूं। फ्लैग करने से क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन पे कंट्रोल क्या लगा है, रजिस्ट्रार को बता के आ गया। ट्रांजैक्शंस के आइडेंटिफिकेशन पे क्या कंट्रोल है, फ्लैग कर दिया उसको, ऐसा। अब सुनना जरा गौर से, इसी तरह मैंने भी लोगों के शेयर्स खरीदे होंगे ना, ये डाटा किसके पास होगा, मेरे शेयर्स खरीदे, मेरे रजिस्ट्रार के पास क्या कर रहे हो, मेरे शेयर्स मेरी ट्रेजरी ने खरीदे होंगे। यानी मेरी कंपनी जब शेयर्स खरीदती है तो कौन खरीद के देता है, हमारा ट्रेजरी फंक्शन, हमारा जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। मैं उसके पास जाऊंगा, मैं कहूंगा कहीं भूल के किसी कंपनी के 20% से ज्यादा शेयर्स तो नहीं ले लिए, 20 और से ज्यादा शेयर्स तो नहीं। उन्होंने कहा लिए लिए लिए। मैंने कहा किसके लिए तुमने, उसने कहा मैंने फला फला कंपनी के 20% शेयर्स ले लिए। मैंने कहा बेटा सुन लो, आइंदा के बाद जब किसी कंपनी के आप 20% या उससे ज्यादा शेयर्स लेंगे, आप इमीडिएटली क्या करेंगे, हमें कम्युनिकेट करेंगे। ये कौन काम कर रहा है, मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स लगाए। डन। तो इससे क्या पता चला कि मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाया किसके ऊपर, रिलेटेड पार्टी के आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, कि मेरे शेयर्स किसने खरीदे, मैंने किसके शेयर्स खरीदे, ट्रांजैक्शंस के लिए मैंने फ्लैगिंग कर दी। और सुनो और सुनो और सुनो, छोटी छोटी एग्जांपल दे रहा हूं। हमने अपने डायरेक्टर को कहा, ये डायरेक्टर है हमारा, क्या नाम है तुम्हारा बेटा, एतजाज, जल्दी से बताओ तुम्हारी किस किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। अब एतजाज ने बताना शुरू किया, मैं फलां कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं फलां कंपनी का डायरेक्टर हूं। क्यों, क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आपने अपने डायरेक्टर से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का स्टेटमेंट लेना है। क्या लेना है, तो सर मैंने जब इससे स्टेटमेंट लिया, मुझे पता चला इसकी तो 10 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, ये 10 और कंपनीज में डायरेक्टर है। कॉमन डायरेक्टरशिप लोकल लॉ में क्या है, रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी है तो मैं इससे पूछूंगा ना, एतजाज भाई उनके साथ ट्रांजैक्शन जो हुई है कंपनी की, वो अब आइडेंटिफाई करनी है हमने। तो एतजाज ने बताया एतजाज की 10 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, तो मैं उसको अपने सिस्टम में क्या कर दूंगा, फ्लैग कर दूंगा। तो बताओ, ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करने का एक ही कंट्रोल, कौन सा, फ्लैग करना। रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके, ऐसा। ये क्या है, कंट्रोल्स हैं। ये क्या है, अब आओ जरा सुनना दोस्त, यहां हेडिंग क्या डली है, कंट्रोल्स ऑन रिलेटेड पार्टीज। तो इधर नीचे वो क्यों नहीं आ रहा, फ्लैगिंग, इधर नीचे वो क्यों नहीं आ रहा, दूसरी चीज क्यों नहीं आ रही, इधर क्यों नहीं आ रहा। आपने तो अभी कंट्रोल्स बताया ना, मैंने आपको कंट्रोल्स बताए, ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो एरियाज हैं जहां पे आपने कंट्रोल लगाना है। ठीक है जी, ये कंट्रोल्स नहीं है, ये क्या है, ये वो एरियाज हैं जिसपे आपने क्या करना है। फ्लैगिंग इज अ कंट्रोल, शेयर होल्डर रजिस्टर को मॉनिटर करना इज अ कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर को मॉनिटर करना इज अ कंट्रोल। ये जो चीजें पढ़ रहे हो ना, ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि कंट्रोल क्यों और कहां लगाने, क्यों और कहां लगाने। पहली चीज आइडेंटिफाई करना है रिलेटेड पार्टी को, हम कौन है, मैनेजमेंट। अभी ऑडिटर नहीं आया पिक्चर में,
हमने आइडेंटिफाई करना है रिलेटेड पार्टीज को, उनके रिलेशनशिप को, ट्रांजैक्शंस को अकाउंट फॉर करना है, डिस्क्लोज करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? कंट्रोल्स चाहिए। क्या चाहिए? कंट्रोल्स लगाने। क्या ये जो लिखा है ये कंट्रोल है? नहीं, कंट्रोल नहीं है। ये क्या है सर? ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है। हमने इस जगह पे कंट्रोल लगाना, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा हासिल करना, इस पे हमने कंट्रोल लगाना। डन। ये कंट्रोल्स नहीं है। एग्जामिनर ने कहा रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करने के लिए कंट्रोल्स क्या क्या है, आपने ठोकना शुरू कर दिया। मैनेजमेंट शुड प्लेस कंट्रोल्स ऑन फला फला, काट देगा, एक नंबर नहीं देगा, एक नंबर भी नहीं देगा। ठीक है जी। अब सुनो दूसरा, सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अप्रूव और ऑथराइज होनी चाहिए। फर्क क्या जी अप्रूवल और ऑथराइजेशन? जमाने से रट्टा मारे जा रहे हैं, अप्रूवल ऑथराइजेशन, अप्रूवल ऑथराइजेशन, क्या फर्क? सर असल में ऑथराइजेशन इज टेक्निकली एन अप्रूवल, एन अप्रूवल इज टेक्निकली एन ऑथराइजेशन, ऐसा है? फिर चलो भाई ऑनलाइन वालों कोऑपरेट करो यार, ऑथराइजेशन अप्रूवल में क्या फर्क है? ऑथराइजेशन होती है वन टाइम, किसी बंदे को ऑथराइज करना कि वो ट्रांजैक्शन अप्रूव कर सकता है। ठीक है जी। ऑथराइजेशन आती है डायरेक्टर्स की तरफ से कि मेरे सीएफओ को ये अथॉरिटी है कि वो आइंदा के बाद इतना इतना रुपए की ट्रांजैक्शन अप्रूव करे। ठीक है जी। ट्रांजैक्शन छोटी हो मैनेजर अप्रूव करेगा, ट्रांजैक्शन उससे छोटी हो नीचे वाला एम्प्लॉय अप्रूव करेगा। यह है ऑथराइजेशन। फिर ऑथराइजेशन की अम्ब्रेला में क्या होती है? अप्रूवल प्रोसेस चलता है, ऐसा? अब बताओ सर, मैं कह रहा हूं जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं उनको ऑथराइज किसने किया? अप्रोप्रिएट अथॉरिटी थी जिसने ऑथराइज किया। ठीक है जी। और नीचे जो अप्रूवल एक्साइज हुई है क्या वो सही थी या नहीं थी? ऐसा तो नहीं है कि सीएफओ को ऑथराइज किया गया कि वो 50,000 से नीचे की ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करेगा, इससे ऊपर के लिए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीएफओ ने 55,000 की ट्रांजैक्शन अप्रूव कर दी है तो इसका मतलब है गलत हो गई है, क्योंकि इसके पास अथॉरिटी, इसको ऑथराइजेशन मिली कितने की थी? 50,000 की ट्रांजैक्शन अप्रूव करने की, ऐसा? अब बताओ सर, हमने ट्रांजैक्शंस अप्रूवल और ऑथराइजेशन पे कंट्रोल लगाने मैनेजमेंट ने कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑथराइजेशन और अप्रूवल का प्रोसेस वायलेट हो। जितनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है वो अप्रोप्रिएटली ऑथराइज्ड एंड अप्रूव होनी चाहिए, ऐसा? इस पर हमने क्या लगाना है? कंट्रोल लगाना है। इस पर हमने क्या लगाना है? अब बताओ इस पर कंट्रोल क्या होगा? सिस्टम में आप मार्क कर दें कि भाई इसकी जो भी ट्रांजैक्शन है इस फ्लैग्ड कंपनी की, अगर वो एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर है तो सीएफओ अप्रूवल देगा, अगर वो एक सर्टेन अमाउंट से नीचे है तो मैनेजर अप्रूवल देगा। ये कंट्रोल है। ठीक है जी। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी। अच्छा जी, करो करो आराम से, एक और चीज पढ़ ले फिर कॉपी कर लो। अच्छा, फिर वो कहता है ये तो हो गई अप्रूवल नॉर्मल ट्रांजैक्शंस की। अच्छा मुझे एक बात बताओ और सुनना, जब अकाउंट्स कंप्लीट हो जाते हैं ना, ऑडिट रिपोर्ट साइन हो रही होती है, तो ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करता एंड में, रोक देता ऑडिट रिपोर्ट साइन करने, और वो मैनेजमेंट को कहता है कि जितने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं उनका अप्रूवल शो करो। क्या करो? अच्छा, रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई हुई, अप्रूव हुई, रिकॉर्ड हुई, डिस्क्लोज हुई, ये कहां से पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब फाइनलाइज हो जाएंगे, ऑडिट हो जाएगा, इसके बाद मैनेजमेंट क्या करती है? उसको दोबारा देखती है एक दफा और एक फाइनल अप्रूवल देती है। ऑडिटर उस अप्रूवल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ये सारी ऑडिट रिपोर्ट को साइन नहीं करता। अब सुनना सुनना सुनना, मैं कह रहा हूं सारी की सारी ट्रांजैक्शन अप्रूव और ऑथराइज होनी चाहिए, लेकिन वो ट्रांजैक्शन जो थोड़ी वक्री नेचर की हो, किसकी हो? थोड़ी अलग नेचर की हो, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो, तो उस पे अथॉरिटी और अप्रूवल का प्रोसेस डिफरेंट होता होगा। तो अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है तो चेक करो उस पे वो डिफरेंट प्रोसीजर अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे हम रिलेटेड पार्टी को गुड्स बेचते हैं नॉर्मल कॉस्ट प्लस 20% पे, लेकिन कुछ रिलेटेड पार्टीज ऐसी हैं जिनको हम कॉस्ट पे सामान बेचते हैं। अब बताओ कॉस्ट पे सामान बेचना क्या है जनाब? एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हटके, तो सर उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? स्पेशल अप्रूवल, स्पेशल अथॉरिटी। तो क्या वो स्पेशल अप्रूवल अथॉरिटी अप्रोप्रिएटली एक्साइज हुई या नहीं हुई? इस पे भी हमने क्या लगाने? कंट्रोल। सुनना 2 मिनट के लिए, मुझे बताओ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारी रूटीन ट्रांजैक्शन, एक है नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन। क्या मतलब? एक मिसाल के तौर पर, गौर से सुनना, और सुनना और सुनना,
एक टेक्सटाइल मिल है, ठीक है, जो वो कपड़ा बनाती है, उसके नीचे सब्सिडरीज हैं जो उस कपड़े को डिफरेंट डिजाइन में कन्वर्ट करके बना के सेमी फिनिश स्टेट में, फिनिश स्टेट में शर्ट्स बना के, लेडीज गारमेंट्स बना के बेचती है। मेन पेरेंट कंपनी क्या करती है? सिर्फ कपड़ा प्रोड्यूस करती है। ऐसा पेरेंट कंपनी आमतौर पे अपनी सब्सिडरीज को कपड़ा बेचती है, ये रूटीन ट्रांजेक्शन है। हाँ, बाकियों को भी बेच रहे हैं, सब्सिडरी को भी बेच रहे हैं, क्या मसला है? रूटीन ट्रांजेक्शन है। तो क्या रूटीन ट्रांजेक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? नहीं है। लेकिन अगर उसी रूटीन ट्रांजेक्शन में हम क्या करें? डिस्काउंट दे दें। क्या चीज? डिस्काउंट दे दिया, लंबा क्रेडिट पीरियड दे दिया। क्या कर दिया? लंबा क्रेडिट पीरियड दे दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका अलग रखा, डिलीवर खुद करके आ गया। ठीक है जी, क्या किया? डिस्काउंट दे दिया, डिलेड पेमेंट एक्सेप्ट कर ली, फिर फेवरेबल टर्म्स पे। यानी स्टैंडर्ड कहता है कोई भी फेवरेबल चीज जो तुमने सब्सिडरी के साथ की तो ये क्या हो गया? रूटीन है, रूटीन है। लेकिन क्या हो गया सर? मार्केट टर्म से हटके हो गया, मार्केट रेट से हटके हो गया। तो अगर रूटीन ट्रांजैक्शन है मार्केट टर्म्स पे, मार्केट रेट पे, तो मैं कहूंगा क्या है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर रूटीन ट्रांजैक्शन है फेवरेबल टर्म्स पे किसी रिलेटेड पार्टी के साथ, तो मैं क्या कहूंगा? आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मुझे बताओ, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जनरली किन लोगों के साथ ट्रांजैक्शन होती है? रिलेटेड पार्टीज के साथ। किसके साथ होती है? आप सुनना, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन क्या होगी? एक कपड़े की मिल के लिए अपना जनरेटर बेच दिया हमने। क्या किया? जनरेटर हमने बेच दिया। क्या हो गया भाई? जनरेटर हमने बेच दिया, हमारा जनरेटर हमने सब्सिडी को बेच दिया। क्या हमारा काम जनरेटर बेचना है? पेरेंट ने सब्सिडी को लोन दे दिया, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? नहीं। हम बैंक हैं, सब्सिडी को लोन दे दिया, बैंक एक कम रेट पे लोन दे दिया, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया। इसका मतलब है सर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए जरूरी क्या है? या तो फेवरेबल टर्म्स हो रूटीन ट्रांजैक्शन में, या वो रूटीन ट्रांजैक्शन ना हो। ये क्या है सर हमारे लिए? आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मेरे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, मैनेजमेंट की कितनी जिम्मेदारियां? दो। कौन सी? आइडेंटिफाई करे सर, अकाउंट फॉर करे, डिस्क्लोज करे। तीन चीजों को, रिलेटेड पार्टीज को, रिलेशनशिप को, ट्रांजैक्शंस को। ठीक है जी। दूसरा, कंट्रोल्स लगाए। किन जगहों पे? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है? रिलेटेड पार्टी, रिलेशनशिप, ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करने के लिए, अकाउंट फॉर करने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए। नंबर टू, सारी ट्रांजैक्शंस जो रिलेटेड पार्टी से हुई हैं उनकी अप्रोप्रिएट ऑथराइजेशन और अप्रूवल के लिए। और सर वो ट्रांजैक्शन जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से बाहर है उनकी अप्रूवल और ऑथराइजेशन के लिए कंट्रोल्स लगाने। कंट्रोल्स हैं क्या? 4-5 हमने डिस्कस किए। फ्लैगिंग करना, ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करने के लिए, शेयर होल्डर रजिस्टर देखना, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देखना, ठीक है जी, डायरेक्टर से डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट मांग लेना। ये क्या है? ये कंट्रोल्स हैं। कंट्रोल्स हमने आगे जाके देखने, 12-13 कंट्रोल्स। ऐसा मैंने आपसे सिर्फ क्या डिस्कस किए? 4-5। ऐसा क्लियर है? ये क्या है? ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंट्रोल्स नहीं। पक्का याद रहेगा ये कॉपी कर। नमाज पढ़नी हो तो तुम लोग पढ़ लो, छुट्टी नहीं दूंगा, छुट्टी वक्त पे दूंगा। नहीं, कर लो, कॉपी कर लो। बाद में तो डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि वो रिलेटेड पार्टी थी, इन द कैपेसिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी, उससे ट्रांजैक्शन हुई। ठीक है, स्क्रॉल डाउन। हाँ, इंसान के बच्चे बनो यार। समझ आ रही है भी चीजें तुम लोग? वेरी गुड यार, फुरकान ने बड़ा अच्छा लिखा है। और ऑथराइजेशन इज पावर एंड यूजिंग दैट पावर इज अप्रूवल। बिल्कुल सही। हाय अल्लाह, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। चलो जी, स्क्रॉल अप।
हेलो हेलो, यखनी पीने जाना है? यखनी पीने जाना है? तुम पहले इसको जब वो करो, सही करो, फिर मुझसे बात करो। मैं कहता हूँ यखनी पीने जाना है? हाँ जाना है तो आ जाओ, मेरी क्लास खत्म होगी 5:30, आ जाओ। ऐसा ऐसा, चलो जी। क्या देखना चाह रहा है भाई तू? अब वो देखो वहां से स्क्रॉल डाउन की आवाजें लगना शुरू। यार ये बाकी ये तुम्हारा मतलब सर नेम चैंग या मतलब ये ऐसे ही रखा है? हाँ चैंग, ये एक बंदा मुझे मिला, उसका नाम था मोहम्मद चैंग। हाँ हाँ, उससे मुझे बोला कि मेरा नाम दुनिया का सबसे कॉमन नेम, चलो दुनिया का सबसे कॉमन कॉमन नाम जो है ना वो मोहम्मद है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे चैंग। हाँ सर नेम है ना, ये चाइनीज चैंग नेम हुआ है ना। हाँ जी, बड़े हम आगे। यार लिखा है इसने यहाँ पे, लिखा है। हाँ आप बताते हो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कि भाई आप सेल की ट्रांजैक्शन अप्रूव कर सकते हो, आप जो है वो लोन लेने देने की ट्रांजैक्शन अप्रूव कर सकते हो, नेचर भी आप बताओगे और अमाउंट भी बताओगे, हैं? टाइमिंग का मतलब क्या, इतने इस टाइम पे आप अप्रूव कर सकते हो, ऐसा हो सकता है बिल्कुल, वो नेचर में भी डाल सकते हो, कोई मसला नहीं। जी, to confirm and commend the power given through authorization process. एमएफए ऑडिट से ज्यादा मुश्किल है, हाँ है। एमएफए हो गया ना तेरा, मजा कर लियो, बच गया तू। कितने लोग मथे लगे एमएफए, तैयार हो जाओ। हाँ जी, हो गया मेरे बच्चों। आज का होमवर्क, घर जाना है कि जितने नोट्स आपने अपने हाथ से लिखे ना, घर जाके 3 दफा पढ़ना है, बस कुछ भी नहीं करना, उसको रीड कर लेना, ठीक है ना? जितनी दफा इसको रीड करोगे ये सारी चीजें ध्यान में बैठ जाएंगी, ठीक? जी हाँ, मेरे ख्याल में कल भी क्लास होगी। हैं? पीबीएच, हाँ हाँ वो उसको तो मैं जानता हूँ भाई, वो कमीने को तो बहुत पहले जमाने से जानता हूँ। हाँ नहीं नहीं, ये एनईडी यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी की जो वो एक कमेटी वो होती थी, क्या नाम अपना एनजीओ होती थी जो ये चैरिटी का काम करती थी, उसमें बड़ा आ गया था भाई ये बंदा। हमारे एआरटीटी में जो हमने एनजीओ बनाई थी वो बाद में कराची यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गई ना, तो उसमें भी इसने काम किया हमारे साथ, बंदा बहुत अच्छा ही है। हैं? शेख रशीद को फोन किया जिसमें, ये मरेगा किसी दिन। चलो जी, बस मैं 5 मिनट और लूंगा, फिर आप लोग नमाज पढ़ने के लिए ऑफ कर देना, ठीक? आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस
चलो जी बढ़े। नमाज के बाद क्लास है ना, फिर 5:15 ऑफ कर देना, नमाज पढ़ लो आप लोग सुकून से। पीडीएफ में बिल्कुल भेज दूंगा, रिफ्रेशर रेगुलर सारे ग्रुपों को। जो उसमें एक जो स्टैंडर्ड है ना उसका कंफर्मेशन का, वो बताऊंगा अलग से। जो शुरू में मैंने पढ़ा दिया ना आइजा 200, भाई यहाँ ना आइजा 209 क्लासेस में कवर हुआ है, और उसमें वो पूरा आइजा कवर हुआ है जो किताब में और आइजा में लिखा है, ठीक है ना। एक दिन में पढ़ा के आगे नहीं भागा हूं मैं, उसको देख लेना, ठीक है ना। उसको उससे जो हमारा पोर्टल है ना उससे देख लेना, उसमें ठीक ठाक सवाल आते हैं पास में, ठीक है जी। डायरेक्ट 315 पे जम नहीं मारी हमने, उसको कराया तरीके से, ठीक है। चलो जी सुनो दोस्त, सुनो सुनो मेरे प्यारे बच्चों। अब आया पिक्चर में ऑडिटर। कंट्रोल लगाने की जिम्मेदारी किसकी? फ्लैगिंग की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। इन्वेस्टमेंट रजिस्टर को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। सर शेयर रजिस्टर को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। आइडेंटिफाई कौन करेगा? मैनेजमेंट। डिस्क्लोज और रिपोर्ट कौन करेगा? मैनेजमेंट। फिर ये क्या करेगा? चेक करेगा। क्या? दो ही जिम्मेदारियां इसकी। सुनो सुनो सुनो, स्टैंडर्ड ने ना इसकी जिम्मेदारी उलट दी हुई है। जो इसकी सेकंड मतलब जो इसकी बड़ी जिम्मेदारी है वो पहले दी हुई है, लेकिन वो काम उसके लिए काम बाद में करेगा। इसकी दो जिम्मेदारी है, एक बड़ी जिम्मेदारी एक छोटी जिम्मेदारी। छोटी जिम्मेदारी के लिए काम पहले करना है, बड़ी जिम्मेदारी के लिए काम, लेकिन तुम अगर स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे तो बड़ी जिम्मेदारी ऊपर दी है, छोटी नीचे दी हुई है। मैंने उल्टा लिखा है इसको। सबसे पहले जब ऑडिटर आता है ना ऑडिट करने के लिए, तो वो एनवायरनमेंट को रीड करता है, वो कंपनी को देखता है, ठीक है जी। वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, अंडरस्टैंड करता है एंटिटी को, ठीक है जी। जब वो अंडरस्टैंडिंग कर रहा होता है तो इस अंडरस्टैंडिंग के दौरान वो रिस्क आइडेंटिफाई करता है। ना सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करता है बल्कि उसको क्लासिफाई भी करता है। किस तरह? मुझे बताओ, अंडरस्टैंडिंग के वक्त एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर रहा हूं, एंटिटी के एनवायरनमेंट को, कौन से रिस्क आइडेंटिफाई होंगे? इनहेरेंट रिस्क। कौन से? इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क हम दो हिस्से बनाएंगे, कौन से? सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, ऐसा। अब आओ, इनहेरेंट रिस्क को कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट ने क्या लगाया? अंदर कंट्रोल्स लगाए, ठीक है जी। कंपनी बहुत रिस्की है, नेचर ऑफ ऑपरेशन उसका ऐसा है जो बहुत रिस्की है, तो मैनेजमेंट क्या करती है? कंट्रोल अच्छे लगा देती है, तो मिस स्टेटमेंट ना हो, ऐसा। तो बताओ, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में हम कंट्रोल्स के डिजाइन को भी इवैल्यूएट करते हैं और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को भी इवैल्यूएट करते हैं। पहला काम क्या? एंटिटी के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करें, उसके ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड करें, सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग लें, कौन से रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएंगे? इनहेरेंट। दूसरा, कंट्रोल्स को देखें, कंट्रोल का डिजाइन सही है नहीं, डिजाइन अच्छा है तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी चेक कर लें, डिजाइन अच्छा नहीं है तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करने की जरूरत, डिजाइन अच्छा नहीं है तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस नहीं देखनी चाहिए। हाँ ना, मैंने एग्जांपल भी दी कि एक बंदा कह रहा है कि भाई ये एक शीशा है, इसको मैं यहां से फेंकूंगा टूट जाएगा, आप चेक करोगे उसको? नहीं ना। अब वो कहता है यहां से फेंकोगे नहीं टूटेगा, उसका मतलब है कंट्रोल अगर स्ट्रांग है डिजाइन में तो फिर हम क्या करते हैं? उसको टेस्ट करते हैं। कंट्रोल डिजाइन में स्ट्रांग नहीं है तो एनवायरनमेंट रीड करोगे, इनहेरेंट रिस्क मिलेगा। कंट्रोल्स रीड करोगे, कंट्रोल रिस्क मिलेगा। इन दोनों रिस्क को मिलाऊं तो ऐसा है या नहीं ऐसा? सर जिम्मेदारी लगा रही है आइजा ऑडिटर की। ऑडिटर की जिम्मेदारी कौन लगाएगा? आइजा कहता है भाई जैसे ही तुम घुसो और तुमने कंपनी के देखे ऑपरेशंस, मतलब स्टार्ट किया तुमने, पता चला कंपनी की रिलेटेड पार्टीज हैं, तो रिलेटेड पार्टी की प्रेजेंस ये इनफ है, ये इनफ है इस चीज को कंक्लूड करने के लिए कि यहां शायद फ्रॉड हो, ऐसा यहां शायद फ्रॉड हो। गौर से सुनना। दूसरी चीज ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। आमतौर पे इस कंपनी की अपने रिलेटेड पार्टी के साथ किस नेचर की ट्रांजैक्शन होती है? सेल परचेज होती है, लोन दिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती है, इनमें गारंटीज दी जाती है, किस नेचर की ट्रांजैक्शन है? अभी मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ इंक्वायरी हो रही है, तो मैंने क्या किया सर? सबसे पहली चीज स्टैंडर्ड कहता है फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करो।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये रिस्क फैक्टर और रिस्क में क्या फर्क है? फर्क क्या है इसमें? जो आप बोलना चाह रहे हो ना, मैं नहीं समझा ना। रिस्क, वेरी गुड सर। रिस्क फैक्टर होता है वो रीजन जिसकी वजह से रिस्क हो सकता है। रिस्क क्या है सर? गलत रिपोर्टिंग हो जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक ऐसी फिगर चली जाए जो नहीं जानी चाहिए, जो आई के हिसाब से नहीं है, ये हमारा रिस्क है। मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी की मैं फाइनेंशियल, एक कंपनी का मैं एनवायरनमेंट रीड कर रहा हूँ, उधर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और रिसेंटली ना मेरे कंपेटिटर्स ने नई नई प्रोडक्ट्स लाई हैं जिससे मेरी सेल्स गिर गई है। ये एक फ्रॉड रिस्क, सॉरी ये एक रिस्क फैक्टर है। रिस्क क्या है कि मेरी इन्वेंट्री शायद हमारी बैलेंस शीट पे ओवरस्टेटेड है, ये रिस्क है। ऐसा ये रिस्क है। कंपटीशन का होना, कंपेटिटर का ज्यादा स्ट्रांग होना एक रिस्क फैक्टर है। स्टैंडर्ड आपसे क्या कह रहा है? फ्रॉड रिस्क नहीं, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करो ताकि अल्टीमेटली पे तुम फ्रॉड पे काम कर सको। देखो इधर क्या रीजंस हैं फ्रॉड होने के। प्रेजेंस ही इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रीजन है फ्रॉड होने का। ऐसा तो कहता है, एक तो प्रेजेंस देखो, रिलेटेड पार्टीज हैं कितनी, थोड़ी हैं, बहुत हैं, रिलेशनशिप क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस किस तरह की है, तो आपको हेल्प मिलेगी कि यार यहाँ पर फ्रॉड एग्जिस्ट करता है। तो आपने सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है? फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, रीजंस ढूंढो यहाँ फ्रॉड क्यों हो सकता है। ठीक है, रिलेटेड पार्टीज हैं, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रिलेटेड पार्टीज का, ग्रुप की हर एक कंपनी ने 50 कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है जी, अजीब वो गरीब स्ट्रक्चर बना हुआ। एक कंपनी गुड्स खरीदती है, दूसरे को बेचती है, दूसरा तीसरे को बेचता है, एक अजीब वो गरीब ट्रांजैक्शंस लगी हुई है। पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को लोन देती है, माफ कर देती है बाद में, वो सब्सिडरी दूसरी सब्सिडरी को लोन देती है, माफ कर देती है बाद में। अजीब वो गरीब ट्रांजैक्शंस है। क्या नजर आ रहा है? एक है इधर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करो। अब मुझे तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स जब मैं आइडेंटिफाई करूंगा तो क्या हेल्प होगी इससे? सर क्या होगा सर? सर मुझे हेल्प मिलेगी क्या चीज आइडेंटिफाई करने में? सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के लिए, ठीक है, ड्यू टू फ्रॉड। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आपको लीड करते हैं रिस्क आइडेंटिफाई करने में। तो स्टैंडर्ड पहली जिम्मेदारी क्या लगा रहा है? ऑडिटर तुमने फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स ढूंढने। ठीक है जी, क्या देखते हुए? रिलेटेड पार्टीज कितनी हैं, कैसी हैं, उनके साथ ट्रांजैक्शंस क्या है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स ढूंढने। ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स तुम्हें हेल्प करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी रिस्क आइडेंटिफाई करने में। किस चीज का रिस्क? कि सर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड की वजह से कोई गलत चीज तो रिपोर्ट नहीं हुई है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड नहीं का डायरेक्ट रिस्क ढूंढो। क्या ढूंढा? आप पहले रिस्क फैक्टर्स ढूंढो, उस रिस्क फैक्टर्स की बेसिस पे आप क्या करो? रिस्क ढूंढो। किस चीज का रिस्क? फ्रॉड रिस्क का, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क। ऐसा? अब सुनो सुनो सुनो, बताओ इस पूरे काम के लिए ऑडिटर क्या करेगा? इस चीज के लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। अभी नीचे आ रहे हो। दूसरी जिम्मेदारी क्या है? दूसरी जिम्मेदारी है बेटा, आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ढूंढो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट से नहीं है, कोई उसकी वजह से कोई फ्रॉड नहीं गया अंदर, उसकी वजह से कोई एरर नहीं गया अंदर। ऐसा? तो बताओ हमारा पहला काम क्या? फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स ढूंढे, उससे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करें, और फिर अल्टीमेटली पूरे ऑडिट में काम करें और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ढूंढें कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो मुझे बताओ पहला वाला ऑब्जेक्टिव कब अचीव होगा? रिस्क असेसमेंट करते हुए। दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑडिट के प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हुए। ऐसा सारे काम करने के बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। प्लानिंग स्टेज के ऊपर हमें अच्छा खासा पहला ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेना है। अब मुझे एक बात बताओ सर, मैं अगर आपसे पूछूं क्या पहला ऑब्जेक्टिव पहले करना है, दूसरा ऑब्जेक्टिव बाद में करना है? हाँ ऐसे ही। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्रॉड रिस्क फैक्टर ढूंढो, फ्रॉड रिस्क ढूंढो, ठीक है जी। दूसरा क्या है? अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करो उन रिस्क के अगेंस्ट, प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट देखो, और प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद ये कंक्लूड करो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही। आइजा आप खोलोगे ना तो ये पहली वाली जिम्मेदारी ऊपर दी हुई, और दूसरी वाली जो जिम्मेदारी है नहीं हमारी, जो पहली है वो कहाँ दी हुई है? सेकंड पे दी हुई है। मैंने इसको जरा सीक्वेंस में रख दिया कि पहले क्या करना है आपने? फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स ढूंढने, ताकि आपको क्या मिल सके? रिस्क आइडेंटिफाई हो सके, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो सके ड्यू टू फ्रॉड। और अगर वो आइडेंटिफाई होगा तो तुम क्या करोगे? प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। ठीक है जी, प्रोसीजर परफॉर्म करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा?
ऑडिट एविडेंस मिलेगा, इतना ऑडिट एविडेंस ले लो कि कंक्लूड कर सको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, सही है। अब मुझे बताओ, तुम्हें याद दिमाग में चीज बैठ गई, अब मुझे बताओ, मुझे रट्टा नहीं मारना इसका, मेरे दिमाग में 4-5 मोटी मोटी चीजें बैठ गई। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? आइडेंटिफाई फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ठीक है जी, आइडेंटिफाई फ्रॉड रिस्क फैक्टर कंसिडरिंग दी presence of related parties and nature of related party transactions. This will help the auditor in identifying risk of material misstatement due to fraud. ऐसा नंबर 2 क्या करना है सर? obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude that financial statements give a true and fair view and are not misleading with respect to related party transaction. मुझे अब मजीद याद करने की कोई जरूरत, ज़हन में बैठ गई चीज, ऐसा। अब मुझे बताओ, दोनों को अचीव करने के लिए प्रोसीजर्स करने, आगे का पूरा स्टैंडर्ड, पहले ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के जो प्रोसीजर है उस पे, और सेकंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का जो प्रोसीजर है उसके ऊपर, ठीक है जी। आगे का पूरा स्टैंडर्ड इन्हीं 2 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ऑडिटर ने क्या करना है उसके प्रोसीजर्स पे लिखा हुआ। डन। तो बताओ, इस स्टैंडर्ड में सबसे पहले हमने रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन देखी, सारी रिलेटेड पार्टीज हैं आपस में, सिवाय जो मैंने आपको 2 बताई, दो केसेस बताए। फिर मैंने आपको बताया कि जनाब मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है सर? आइडेंटिफाई करना है, अकाउंट फॉर करना है, डिस्क्लोज करना है, 3 चीजों को, रिलेटेड पार्टी की रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन। इसके लिए वो क्या लगाएगा? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? 3। ये पहला वाला काम हो जाए, आइडेंटिफाई और ये सारी चीजें। नंबर 2 अप्रूवल एंड ऑथराइजेशन, और नंबर 3 स्पेशल अप्रूवल ऑथराइजेशन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। डन। फिर हमने डिस्कस किया आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं? रूटीन ट्रांजैक्शन विद डिफरेंट मार्केट टर्म्स, ठीक है जी, और नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस। डन। फिर हमने पढ़ा ऑडिटर की जिम्मेदारी, सर फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करना है, किसको देखते हुए? रिलेटेड पार्टीज और ट्रांजैक्शंस की नेचर को देखते हुए, और ताकि हेल्प मिल सके ऑडिटर को किस चीज में? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने में। दूसरा, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल करो ताकि आप ओपिनियन दे सको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टीज। पक्का? थैंक यू वेरी मच। जल्दी बताओ, आना है तो मैं रुका हूं। आ रही हो तुम? 1 घंटा क्यों?